मोहन भाई पटेल साहब को आमंत्रित करना चाहूंगा, कृपया मंच पे पधारें और जोरदार ताली बजा के आप स्वागत करते रहें। नंबर आपका भी आता है, ताली जोरदार बजाते रहना चाहिए, ऊर्जा बराबर रहती है। अगले हमारे अतिथि को बुला रहा हूं, श्री उत्तर झा साहब जो हमारे बीच में पधारे हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पधारें। और इस कार्यक्रम के विशेष इस संचालनकर्ता को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, श्री हृदयानंद जी राव साहब जो हमारे बीच में है, कृपया उनको भी निमंत्रण करता हूं, कृपया मंच पर पधारें और ताली जोरदार बजा दीजिए। देखिए आपको मैं रंग चेंज करता हूं क्योंकि आपका सारे लोगों का स्वागत एक साथ नहीं हो सकता, तो मेरे शब्दों के माध्यम से आप सभी पधारे अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं। इस क्योंकि मैं इस संस्था का मैं भी सदस्य हूं, इस नाते आपका सभी का कि आप आए मेरे द्वार। आदरणीय पटेल साहब, आपकी छत्र छाया में कार्यक्रम हो रहा है कि आप आए मेरे द्वार, मेरी मति गई मार, कैसे करूं सत्कार ये तो आप ही बताइए कि कैसे करूं मनुहार, कि कैसे करूं मनुहार देखो नयन निहार। कितनी खुशी हो रही है कि कैसे करूं मनुहार देखो नयन निहार, कैसे करूं इजहार जरा तशरीफ लाइए कि मेरा अतिथि भोजपाल की नगरी में, भोपाल की नगरी में आपका स्वागत, कि मेरा अतिथि स्वीकारो, मेरा अतिथि स्वीकारो, पधारो जी पधारो, मेरा अतिथि स्वीकारो, पधारो जी पधारो, मृदु बचन उचारो, जरा हाल तो सुनाइए आप आए में। और किस बेला से स्वागत करूं, हमारे यहाँ विद्रानी भूल जाती है भगवान कृष्ण को छिलके खिला रही हूँ, माँ भिल्ली भूल जाती है कि मैं झूठे बैर खिला रही हूँ भगवान राम को। ऐसी स्थिति अतिथि सत्कार करने वाली की होती। मैं भी इस संस्था का सदस्य हूं, इसलिए आपका भाव व्यवहार होकर स्वागत करना चाहता हूं कि बैर भिल्ली के खिलाऊं, कि बैर भिल्ली के खिलाऊं, साग विदुर का चखाऊं, खिचड़ी कर्मा की खिलाऊं, ये तो आप ही बताइए। आप आए मेरे द्वार, मेरी मति गई मार, कैसे करूं सत्कार। और ये जिस प्रयोजन से आप चल रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भाव को लेकर हम चल रहे हैं कि होवे आपकी ये जीत, प्रायोजन में आपको सफलता मिले, कि होवे आपकी ये जीत आओ मेरे मन मित। और ये मंच सरस्वती का है कि होवे आपकी ये जीत, होवे आपकी ये जीत आओ मेरे मन मित, छिड़ जाए संगीत ऐसी तान गुनगुनाइए, आप आए मेरे द्वार, मेरी मति गई मार, कैसे करूं सत्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे अतिथि मंच पर विराजित हो चुके हैं और इस विधिवत संचालन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय राव साहब को। वो इसका क्योंकि ये विषय है आधुनिक परिदृश्य में शिक्षा और रोजगार पर ज्योतिषी विचार विमर्श, और सभी विद्वानों से अनुरोध है कि विषय जो दिया गया है उस पर बोलें। टोकना अच्छा नहीं लगता है, भले आप 4 लाइन बोलिए, कम बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। जो विषय रहा है उस विषय पर बोलने से हमें हमारे ज्ञान अर्जन होगा, हमारे जो उद्देश्य रखा गया वो उद्देश्य की पूर्ति होगी, इसलिए दूसरे विषय पे नहीं बोले। धन्यवाद। लक्ष्मी चंद माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए, वंदना करते हुए, मंच पर विराजमान वो महान विभूतियों को और आप सभी लोगों को, पद्मेश जी और मैं किसका नाम रखूं, हेमचंद पांडे जी, सभी को, भामी जी, मैं सभी को आदर प्रणाम करता हूं। और मैं पूरे सदन से एक निवेदन करूंगा, पूरे सदन को प्रणाम करके मैं निवेदन करता हूं कि अभी पांडे जी ने कुछ देर पहले कहा था कि जो ज्ञान नहीं बांटता है वो अगले जन्म में जाके क्या बन जाता है, अजगर बनता है या सर्प बनता है। तो उससे बचना है तो ज्ञान बांटना है। लेकिन एक बात और है, अगर आप ताली नहीं बजाएंगे तो अगले जन्म में जाके दरवाजे दरवाजे बजाना पड़ेगा। इसीलिए मेरा निवेदन है कि पुरजोर तालियां बजाइए। मैं पूरे सदन से चाहूंगा कि तालियों के गूंज से ये पूरा जो है परिसर गूंज जाए। इस सत्र में जो वक्ता हैं मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। सर्वप्रथम नाम है मिस न्यूसी समैया, मिस न्यूसी समैया, श्री मनिंदर सिंह, डॉक्टर कर्नल नरेश सोनी, पता नहीं सोनी जी आइए प्लीज, श्री हेमंत श्रीवास्तव, हेमंत जी, एमएस हेमलता भार्गव, हेमलता भार्गव जी,
श्री आर.एन. मिश्र जी, प्रोफेसर डॉक्टर चैतन्य अग्रवाल जी, हमारे एक बड़े उत्साही ज्योतिषी और भोपाल में कंप्यूटर से मुझे लगता है कि प्रथम शायद कुंडली निकालने वाले थे श्री अशोकानंद जी महाराज। दो वक्ता नहीं है सदन में, अगर वो आ जाएंगे तो उनको मंच पे अपन बुला लेंगे, मिस न्यूसी समैया और श्री मनिंदर सिंह। मनिंदर सिंह तो सुबह से मुझे दिखे नहीं, न्यूसी के यहाँ कुछ मेहमान हैं तो गई हैं, वो आ जाएंगी, ज्वाइन कर लेंगी। तो मैं सत्र का प्रारंभ करते हुए मैं चाहूँगा कि की नोट स्पीकर हमारे हैं श्री उद्योतकर झा जी, और इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री मोहन भाई पटेल। दोनों लोग गुजरात से जुड़े हुए हैं। मोहन भाई पटेल की जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों गुजरात है, और झा साहब की कर्मभूमि कुछ दिन गुजरात रही है। मैडम, तो पहले मैं की नोट स्पीकर से ही शुरू करना चाहूंगा। उद्योतकर झा जी, आप लोगों को एक चीज बता दूं इनके बारे में, पहले उनके नाम का अर्थ समझ लें आप लोग। उद्योत, कोई बता सकता है क्या सदन से उद्योत का मतलब क्या होता है? जी, और कोई? उद्यमी नहीं है। रवि किसने बोला? हाँ, उद्योत शब्द है, उद्यमी नहीं है, उद्योत। आप सब ने खद्योत सुना होगा, हैं? सूर सूर तुलसी शशि, सूर सूर तुलसी शशि, उद्गण केशव दास, अबिके कब खद्योत सम जहतः करहीं प्रकाश। खद्योत बोलते हैं जो जुगनू होता है, भुकजोनी जिसको बोलते हैं, जो जलता बुझता है। लेकिन ये जो है उद्योत हैं, यानी ये सूर्य हैं। तो मैं, और सबसे पहले हम सूर्य का ही दर्शन करते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा उद्योतकर झा जी से कि वे श्री उद्योतकर झा जी आए पोडियम पे और अपने ज्ञान की वर्षा से हम सब लोगों को जो है पल्लवान्वित करें। इनके बारे में एक बात और बता दूं, आप सब लोगों ने यदि कुमारिल भट्ट का नाम सुना हो, तो कुमारिल भट्ट के 71वें पीढ़ी में ये हैं, उन्हीं के वंशज हैं। तो हम सब लोग अब उद्योतकर झा जी का सुनेंगे। श्री लक्ष्मी चंद जी चौधरी, आप भी वक्ता हैं, तो आप प्लीज मंचासीन हो जाएं। आवाज जा रही है क्या? मंच पर विद्वान सभी विद्वान आचार्यगण, सामने में बैठे हुए अति विद्वान गुरुजन और विद्वान मित्रगण, सबों से यही अनुमति लूँगा कि मैं कुछ बोलूं, और जो बोलूं उससे जरूरी नहीं कि आप सुने, इसीलिए ज़्यादा देर नहीं बोलूँगा, क्योंकि लोगों को नींद आ जाती है। और एक बात साफ कर दूं, जो राव साहब ने कहा, तो कुमारिल भट्ट वाली बात, तो हमारे मिथिला के जो हैं उन्हें पता होगा कि मिथिला में हर शादी जो है वो पंजीकृत होता है।
आज से नहीं, कई हजार पीढ़ी से पंजीकार लोग होते हैं, वहाँ से लोग वंश वृक्ष निकलवाते हैं अपना। तो उस वंश वृक्ष में मैंने वो पाया, उसकी कोई प्रमाणिकता मेरे पास नहीं है। जो कुछ दिया गया वो वंश वृक्ष में है। सोच रहा हूँ क्या बोलूं, कहाँ से शुरू करूं, जरा देख लूं समय। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि बहुत सारी बातें हम लोगों ने ज्योतिष पे की, और मैं कोई क्वालिफाइड ज्योतिष नहीं हूँ, इसीलिए मेरी बातों को बहुत सीरियसली मत लीजिएगा। मैं मूल रूप से एक इंजीनियर हूँ और इंजीनियर ही रहना चाहता हूँ। करिए काम ये। तो अभी तक हम लोगों ने जितनी बातें की, जो मैंने कहा कि मैं नहीं बोलूँगा ज़्यादा, आवाज़ कर लीजिए, ठीक, लोग सोने लगते हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार मैं खुद को भी मानता हूँ। यद्यपि मैं शिक्षक नहीं हूँ ज्योतिष का, लेकिन मैं अपने को जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि हमने जो छात्र बनाए, वो हम तो आचार्य बन गए, वो शिक्षार्थी नहीं बन पाए। वो शिक्षा की अर्थी ही लेके घूमते रहे, और यही कारण है कि एक खोखलापन हर उम्र के ज्योतिष में पाया जाता है, देखा जाता है। और वह इसलिए है कि हमने अपने छात्रों को प्रश्न करना नहीं सिखलाया। आचार्य होने के नाते हम खुद प्रश्न से भागते रहे। जिस छात्र ने भी नुकीला प्रश्न कर दिया, हम उससे नाराज हो गए। जबकि हर आचार्य के पास में यह व्यवस्था है कि अगर वह नहीं भी जानता है प्रश्न का उत्तर, तो उसके पास एक्सक्यूज है यह कह देना कि ठीक है, इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे, परसों चर्चा करेंगे। समय है लेने का उनके पास कि वो ले करके उसका उत्तर ढूंढ के छात्र की जिज्ञासा को शांत करें। तो एवं क्रम में होता क्या गया कि गुरु जब अतिचारी होता है तो होने दें, आसमान वाले गुरु की। हम गुरु पहले ही अतिचारी हो गए अपने छात्रों के प्रति, जिसमें दिया गया था कि अगर अष्टम भाव का स्वामी अष्टम पति छठे 5वें या 11वें घर में चला जाए, तो दिया था कि वहाँ पर में धन नहीं होगा। और भी चीज़ थी, आगे एक चीज़ लिखा हुआ था कि स्थिरे बुद्धिर या मतिर कुछ है, देखना पड़ेगा, देख लूँ एक मिनट। हाँ, अब वहाँ क्या है कि संस्कृत बड़ी विचित्र भाषा है। अगर उसमें वो विकारी लगा दें, संस्कृत वाले जानते हैं, तो उसका उच्चारण ओ होने लगा, ओ अस्थिर मति हो जाएगा। अब सवाल है कि अगर आपके साथ यह परिस्थिति आ जाती है, आप 10 उदाहरण देके कहेंगे नहीं यह जातक ओ अस्थिर मत का होगा, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी से फल बताया जा रहा है, पहले ही कह दिया है कि उसके घर में संपत्ति नहीं हो, तो निगेटिव ही निगेटिव की तरफ आप बढ़ रहे हैं। लेकिन आप कब इस निर्णय पे आएंगे? क्योंकि आप 4 उदाहरण देंगे, अगला 40 उदाहरण दे करके कह देगा कि नहीं देखिए आदमी के घर में धन भी था और यह बहुत ही बैलेंस्ड आदमी भी था। आपका विवेक कहाँ है? क्योंकि मैंने कहा कि यह क्षमता केवल वैदिक ऋषियों में थी, जिन्होंने तर्क करने को बढ़ावा दिया। कभी नहीं कहा कि रुक जाओ। खुद नास्तिक थे, वेद ने कहा नेति नेति, कहा जो भी मैंने कहा छोड़ो इसको, इससे भी बहुत पड़े है, कुछ भी मेरी बात को मत मानो। तो उसने कहा कि तर्क करना सीखो, तर्क करो, और अगर तर्क करना नहीं जानते हो तो मैं सिखलाऊंगा,
और तर्कशास्त्र को एक फुल फ्लेज्ड एकेडमिक सब्जेक्ट बना करके पाठशाला में रख दिया। यह मोरल स्ट्रेंथ, यह नैतिक बल केवल हमारे वैदिक ऋषियों में था। आज है कि नहीं पता नहीं, आज वैदिक ऋषि भी नहीं है, आज क्या हम खुद ही देख सकते हैं। तो हमारे सामने जब कोई योग आता है तो वह विवेक हम में कब जगेगा, हम कैसे समझेंगे। अब आप ही बताएं कि ऐसी स्थिति में वह जातक स्थिर मत का होगा या अस्थिर मत का होगा। अष्टम भाव का स्वामी, पंचम या एकादशम, इसके बाद में बंद कोई यानी लॉजिक। मैं इसीलिए कहा है कि कहना तो बहुत आसान है कि कोई सिखलाता नहीं है। सीखने वाला मटेरियल मुझे नहीं मिला है। 45 साल से मैं भी हूँ ज्योतिष में, नहीं जाता हूँ सेमिनार में क्योंकि ज़रा महंगा हूँ, पति पत्नी दोनों जाता हूँ, अन्यथा नहीं जाता हूँ। फ्लाइट से जाता हूँ, अन्यथा नहीं जाता हूँ, इसीलिए बहुत सेमिनार में नहीं जाता हूँ। लेकिन 45 वर्ष से मैं भी इसमें हूँ। और इस बार तो कहा गया, मैडम ने फ़ोन करके कहा था कि पुलिस वालों का प्रोग्राम है, सोच लीजिए। इससे पहले कि बांध के लाए जाएं, चुपचाप चले आइए। तो मैंने भी बीबी से कहा कि इस बार शांत रहो, अकेले चल के आ जाने दो। तो यही है कि अगर आपके सामने ऐसा आ जाए, हम तो व्यवसाय पर 20 योग बोल देंगे। आप समझ पाएंगे कि जो मैं बोल रहा हूं उसको आप स्वीकार करें कि नहीं करें। यह आपको पढ़ाया गया या किसी ने पढ़ाया है जो शिक्षक हैं? जरा हाथ उठाएं। देखिए सन्नाटा फैला हुआ, क्योंकि हमने कहा आत्मविश्वास की कमी है। आप चुनते समय छात्रों को 2 मिनट, आप चुनते समय छात्रों को अगर उसकी कुंडली देख करके लेंगे, यह ज्योतिष बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ज्योतिष बनेगा तो किस तरह का ज्योतिष बनेगा, व्यवसाय के लिए बनेगा या ज्ञान केवल लिए बनेगा, तो आपका धंधा बंद हो जाएगा, आपको छात्र कम मिलने लगेंगे, आप ईमानदारी से रिजेक्ट नहीं कर पाइएगा। ये आपके आत्मविश्वास की कमी को दिखाता है। इसीलिए दुनिया भर की बातें, सजेशन, ये रिसर्च होना चाहिए, वो रिसर्च होना चाहिए, ये सब तो सभी करते हैं। मैं इसलिए बोल रहा था कि लोग कहते थे वो कहाँ चले गए, कहते थे कि जो आते हैं सब रिपीट करते हैं। आशा है जो लोग जितने गए हैं, मैंने जो कहा है वह रिपीट नहीं हुआ है, क्योंकि मैं जाता ही बहुत कम हूँ। अब यहाँ ही बंद करूँगा। तात्पर्य यही है कि ज्योतिष सीखिए, समझिए। ज्योतिष के 2 मूलभूत सिद्धांत हैं। जीवात्मा अपने कर्म का फल तब भोगेगा ही, देयर इज नो एस्केप। दूसरा, ए प्लैनेट वर्क्स व्हेन वी फेल टू वर्क। ग्रह तभी काम करता है जब हम काम करना बंद करते हैं। तालियों में बहुत कंजूसी हो रही है, मैंने बता दिया है, बाकी मर्जी। अच्छी विद्वान है श्रीमती न्यूसी समैया से कि वे आएं और वे अपना वक्तव्य दें। श्री न्यूसी समैया जी। श्रीमती। धन्यवाद सर। यहाँ उपस्थित सभी विद्वानों को सादर प्रणाम और एस्ट्रोवर्स जीवन वैभव का धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस मंच पर बोलने का अवसर प्रदान किया। तो अभी विषय है शिक्षा और व्यवसाय। ठीक है सर। विषय है हमारा शिक्षा और व्यवसाय। शिक्षा क्या होती है? मेरे हिसाब से शिक्षा 2 प्रकार की होती है। एक होती है अनुभव, व्यवहारिक शिक्षा, जो हमारे अनुभव से आती है, जो अनुभवजन्य होती है, और दूसरी शिक्षा होती है जिसे हम शैक्षणिक योग्यता या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहते हैं। दोनों कंप्लीटली ज्योतिष की दृष्टि से दोनों बहुत अलग होती हैं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं किसी के पास कोई डिग्री नहीं होती है, कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, लेकिन अनुभव जनित और उनके पास अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखी हुई इतनी शिक्षा होती है कि वो ज्ञान का भंडार होते हैं अपने आप में, हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक दूसरी शिक्षा होती है जिसे हम शैक्षणिक योग्यता कहते हैं, जिसकी हमें मार्कशीट मिलती है, जो हम यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल से डिग्री के रूप में प्राप्त करते हैं और जिसके सहारे हम जीवन यापन करते हैं। पहले जब हमारे ग्रंथ लिखे गए थे तब शिक्षा का उद्देश्य मूलतः आत्म का कल्याण करना था,
परंतु आज शिक्षा का उद्देश्य है सिर्फ जीविकोपार्जन करना। जब हम किसी को शिक्षित होते देखते हैं तो हम पूछते हैं कि आगे तुम क्या करोगे, या तुम्हारा क्या प्रोफेशन है, तुम्हारा क्या कैरियर। तो मैं इसी शैक्षणिक योग्यता के विषय पे आज बोलना चाहती हूँ कि जब हम वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं तो हमारे पास जब कोई जातक आता है, आज सबसे ज़्यादा कुंडलियाँ अगर शादी ब्याह के बाद आती हैं तो वो सिर्फ कैरियर और प्रोफेशन के लिए आती है कि बच्चा आगे होके क्या करेगा, इसे क्या करना चाहिए। और आज इतनी ब्रांचेज हैं, इतने सारे सब्जेक्ट हैं कि हम सिर्फ पुरानी नई रिसर्च जब तक ना करें, जब तक हम इनके बारे में ना समझ सकते, ना जान सकते, ना आगे किसी को बता सकते हैं। तो जब कोई हमारे पास कंसल्टेंसी के लिए आते हैं कि हमारा बच्चा क्या पढ़ेगा या क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, प्रोफेशन क्या होगा, तो हम वैदिक रीति से इन पे क्या करेंगे, इस पे मेरे खुद के कुछ अनुभव हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसा कि शास्त्र सम्मत है और हमारे आचार्यों ने कहा है कि कम से कम किसी भी प्रेडिक्शन करने के पहले 6 वर्ग कुंडलियाँ देखनी चाहिए, क्योंकि वर्ग कुंडलियाँ बहुत सारी होती हैं। पाराशरी में भी कहा गया और भी ग्रंथों में कहा गया बहुत सारी वर्ग कुंडलियाँ। तो कम से कम षड्वर्ग जो जिनको नाम दिया गया है कि हमें कम से कम षड्वर्ग की कुंडलियाँ देखनी चाहिए, मतलब 6 कुंडलियाँ देखनी चाहिए। तो जब हम एजुकेशन के लिए किसी की कुंडली देखते हैं तो हमें कौन कौन सी वर्ग कुंडलियों पर फोकस करना चाहिए, देखना चाहिए। उनमें सबसे पहले लग्न कुंडली D1, D2 जिसको होरा बोलते हैं। तीसरा दृष्टिकोण, क्योंकि वो कर्म हमारा पराक्रम को दर्शाती है, हमारे कर्म को। यदि व्यक्ति पराक्रम विहीन है तो कुछ नहीं हो सकता उसका। उसके बाद आती है D9 जिसको हम नवांश बोलते हैं, और लग्न की अनुपूरक कुंडली बोलते हैं, जिसमें 1 भाव 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, जो एक नक्षत्र के एक चरण का मान होता है। उसके बाद हम देखेंगे D10 कि उसका कर्म क्षेत्र क्या है, प्रोफेशन क्या है, दशमांश बोलते हैं। और आखिरी में हम देखेंगे D24 जिसे चतुर्विशांश बोलते हैं। अभी चूंकि समय की सीमा है, समय कम है, तो मैं इनमें सिर्फ D24 के कुछ पे चर्चा करूंगी कि हम D24 को किस तरह से हम किसी के कैरियर को गाइड करने के लिए देख सकते हैं। हमें इतना रिफाइन इसलिए भी होना पड़ेगा, वर्ग कुंडलियाँ इसलिए भी देखना पड़ेंगी क्योंकि जब हमारे पास ट्विंस की कुंडलियाँ आती हैं तो दोनों का लग्न चार्ट लगभग एकदम सेम ही होता है, लेकिन एक डॉक्टर बनता है, एक इंजीनियर बनता है, एक बायो से पढ़ता है, एक कॉमर्स से पढ़ता है। तो ये लिमिटेशंस को हम रिफाइन करके हम पिन पॉइंट कर सकें, इसके लिए हमें वर्ग कुंडलियों का सहारा लेना ही पड़ता है। और मैंने अपने अनुभव में कई ट्विंस की कुंडलियों में अलग अलग इन्हीं वर्ग कुंडलियों से, इन्हीं सूत्रों की सहायता से जब प्रिडिक्शन दिए तो वो एकदम सटीक बैठे। तो सबसे पहले हम D24 की बात करते हैं। D24 को सिद्धांश कहते हैं। इसको एक राशि को 1 डिग्री 15 मिनट में बांटा जाता है, और इसके अकॉर्डिंग यदि सम राशि में है तो सिंह से गणना करते, कर्क से गणना करते हैं, और विषम राशि में अगर कोई ग्रह बैठा है तो उसकी गणना हम सिंह राशि से करके और इस तरह से एक वर्ग कुंडली बना लेते हैं। अब वर्ग कुंडली तो बन गई, अब इसका प्रेडिक्शन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसका लग्न देखेंगे। जो लग्न है, यदि एक पीड़ित लग्न है तो इस वर्ग कुंडली में कभी भी एजुकेशन के शुभ योग नहीं मिल सकते। दूसरी चीज, यदि लग्नेश जो है वो वक्री या अस्त ग्रह है तो वर्ग कुंडली अपने आप में एक तरह से बलहीन हो जाती है, चाहे उसमें उच्च का सूर्य बैठा हो या उच्च का बृहस्पति बैठा हो। लेकिन अगर लग्नेश ही उसका अस्त या वक्री है या पीड़ित है तो कुंडली का 50% पोटेंशियल अपने आप ही कम हो जाता है। फिर हम इसमें देखेंगे इसका द्वितीय भाव। द्वितीय भाव से क्या आता है कि आपको फैमिली सपोर्ट कितना मिलेगा पढ़ने में, आपकी फैमिली कितना सपोर्ट करेगी, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आप खुद के पिताजी के पैसों से पढ़ेंगे, आपको कहीं से स्कॉलरशिप मिल सकती है। तीसरा भाव आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है कम्युनिकेशन स्किल्स का भाव। आज कई सारे प्रोफेशन ऐसे हैं या कई सारे कॉलेज में जब बच्चे पढ़ते हैं तो ग्रुप डिस्कशन और इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि यदि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो आप आगे बहुत अच्छा कर पाओगे। उसके बाद चौथा भाव आता है कि आपको पढ़ाई में कितना सुख मिलेगा, आप इसे एंजॉय करोगे या नहीं करेगा। जो जातक आया है वो किस तरह से किन परिस्थितियों में पढ़ेगा, इससे ग्रेजुएशन तक की शिक्षा का भी इससे आता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट भाव होता है जो पंचम भाव होता है इसका। आप पंचम भाव से जातक का सब्जेक्ट डिसाइड कर सकते हैं कि ये हायर एजुकेशन में किस सब्जेक्ट से पढ़ेगा, बायोलॉजी से पढ़ेगा, फिजिक्स से पढ़ेगा, कॉमर्स से पढ़ेगा, मैथमेटिक्स से पढ़ेगा। ये पंचम भाव में बैठा ग्रह और पंचमेश इनसे निर्धारित होता है। छठा भाव कंपटीशन। चाहे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में बहुत होशियार होते हैं लेकिन वो कंपटीशन फेस नहीं कर पाते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकाल सकते। इसके लिए हम उनका छठा भाव का अध्ययन करेंगे, वो वर्ग कुंडली D24 की बात अभी मैं कर रही हूँ। सप्तम भाव कि आपको
कितना सपोर्ट मिलेगा, आपके पार्टनर्स कैसे होंगे जो आपके साथ रहेंगे, आपका साथ कोई देगा नहीं देगा, ये सारी चीज़ें सप्तम भाव से। और सह विद्यार्थी जो आपके कितना सहयोग करेंगे या सहयोग करेंगे। एर्थ हाउस शोध का विषय, यदि कोई रिसर्चर है और एर्थ हाउस स्ट्रांग है तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छा करेगा। अगर एर्थ हाउस ही बलहीन है तो व्यक्ति कभी रिसर्च में बहुत आगे नहीं जा सकता है। इसके बाद सर बस 2 पॉइंट्स और हैं। इसके बाद 9th हाउस में आपके सीनियर्स और टीचर्स का कितना सहयोग दिखेगा। इसके बाद 11th हाउस जो कि इच्छा पूर्ति का भाव है, जिसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, सारे अवार्ड, सीनियर्स से संबंध, ये सब 9th हाउस है। 12th हाउस से विदेश की शिक्षा। तो अभी मैं षडवर्ग की 6 कुंडलियों के बारे में अलग अलग तरीके से आप देख के एकदम पिन पॉइंट पे पहुंच सकते हैं कि ये बच्चा अपनी एजुकेशन में क्या करेगा, कैसे करेगा, इसको कितना सपोर्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो बाकी चर्चा फिर कभी, अभी के लिए सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती निवसी समैया जी। और आपने बहुत ही समसामयिक और उपयोगी विषय पे अपने वक्तव्य को रखा। अब मैं अगले वक्ता को बुलाना चाहूँगा, क्योंकि समय की मर्यादा है। श्री मनिंदर सिंह वो अनुपस्थित हैं। अब डॉक्टर कर्नल नरेश सोनी साहब प्लीज। सदन में उपस्थित ज्योतिष विद्वान गणों का मैं सादर प्रणाम, सादर अभिनंदन, सादर नमस्कार। मैं कर्नल डॉक्टर नरेश कुमार सोनी 2005 में डायरेक्टर पद से रिटायर हुआ और कभी 24-25 सालों से मैं हस्तरेखा और ज्योतिष के फील्ड में हूँ। पंडित नेतन पांडे के सानिध्य में ज्योतिष 3-4 साल पढ़ाने का मौका भी मिला। अब मैं अपने विषय पे आता हूँ। जो विषय दिया बहुत ही अच्छा विषय दिया है। वैश्वीकरण के कारण शैक्षणिक अध्ययन का विषय चयन और तदनुसार आजीविका आदि का निर्णय। पुराने समय में, मैं अपने समय के बताऊं, 40s में या 50s में 60s में शिक्षा और आजीविका का चयन माँ बाप करते थे, चाचा दादा करते थे कि हमारे बेटे या नाती पोते को क्या बनाना है। लेकिन आज की स्थिति में बच्चा ही निर्णय करता है। माँ बाप पूछते हैं कि बच्चा तू क्या बनेगा, और उसके हिसाब से शिक्षा होती है, उसके हिसाब से आजीविका होती है। मैं तो कहूँगा कि शिक्षा और आजीविका एक ही सिक्के को दो पहलू हैं। यदि आप जो शिक्षा ले रहे हैं तो आजीविका भी उसी प्रकार की होगी, लेकिन नए परिप्रेक्ष्य में ये कोई जरूरी नहीं है। अभी जैसे मैडम ने शिक्षा के ऊपर बहुत अच्छा कुछ बोला, पर मैं बोला वो शिक्षा तो आपने ग्रहण कर ली, कोई जरूरी नहीं वो शिक्षा आजीविका का कारण भी बने, आपका आजीविका का साधन भी बने, कोई जरूरी नहीं है। कितने इंजीनियर हैं, कोई किसी दूसरे फील्ड में है, कोई राजनीति में है, कोई बड़ी इंडस्ट्रीज में है, कोई अपना व्यापार चला रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों एक साथ निर्णय इनका होने लगा है आजकल, कि बच्चा क्या बनेगा उसी हिसाब से वो फील्ड देते हैं और उसी हिसाब से उसकी शिक्षा होती है। जहाँ तक आजीविका का सवाल है, हमारे 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं, लेकिन आजीविका के साधन इतने हैं कि ज्योतिषाचार्य को डिसाइड करना ही बहुत मुश्किल होता है। मैं जस्ट 1 मिनट की बात यही करूंगा कि हम कई बार क्या बहुत जल्दबाजी करने लगते हैं ज्योतिष में। मैं हर ज्योतिष के विद्यार्थियों को बताता हूं कि कभी भी भविष्यवाणी करो तो जल्दबाजी मत करो। अभी आप मान लो आयु का निर्णय कर रहे हैं तो कोई जल्दबाजी मत करो, उसके जितने पैरामीटर्स हैं उनको ध्यान में रखो और फिर वो भविष्यवाणी करो। उसी हिसाब से तलाक का मामला है तो आपको देखना भी चाहिए। जैसे पंडित जी ने एक ने कहा था कि गुरु की दृष्टि का बहुत प्रभाव पड़ता है। जब वो एकादश भाव में बैठा हो, लग्न में बैठा हुआ, तृतीय भाव में बैठा हुआ है, उसकी दृष्टि बहुत मायने रखती है। चलिए खैर, ये तो मेरे विषय से हटके रहा। अब आता हूं मैं आजीविका के ऊपर। हमारे धर्म शास्त्रों में भी आजीविका या वृत्ति की देवी मानी गई है। अब इसमें कहा गया, या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः, मतलब इनको देवी को हमारे वृत्ति का साधन माना गया है। और जब भी हम आजीविका का विचार करते हैं तो दसम भाव हमारे पास आता है, सप्तम भाव आता है। एक चीज और मैं बताऊं, जब आजीविका के पास ज्योतिषाचार्यों के पास जातक पहुंचता है तो पहले पूछता है कि भैया पंडित जी ये तो बताओ कि मैं सरकारी नौकरी करूंगा, प्राइवेट नौकरी करूंगा, मैं यदि बिजनेस करूंगा तो स्वतंत्र व्यवसाय करूंगा, साझे का व्यापार करूंगा। तो ये सब चीजों के लिए भी हमें आपको तैयार होना चाहिए। और इनके इतने मापदंड हैं, यदि हम ज्योतिषाचार्य इन मापदंडों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपकी भविष्यवाणी सही नहीं हो सकती। अब मैं कुछ बोलने को तो बहुत कुछ है, पर मैं मान लो एक दसम भाव में स्थित राशि तत्व पे विचार करें। मान लो भूमि तत्व की राशि है, वायु तत्व की है, जल तत्व की है, इन राशियों पे भी जरूर से जरूर विचार करें। ये आप विचार करेंगे तो जरूर पाएंगे कौन सा टाइप की राशि है। चर राशि है, स्थिर राशि है, द्वितीय भाव राशि है। एक छोटा सा उदाहरण मान लो, चर राशि है तो आपका स्वतंत्र विचार रहेंगे, स्वतंत्र टाइप की आप चीजें कर सकते हैं, खिलाड़ी बन सकते हैं, विशेषज्ञ बन सकते हैं। और मान लो स्थिर राशि है तो आप उसमें जरूर से जरूर बहुत मन में सोचेंगे, समझेंगे और फिर करेंगे, पूरा ज्ञान का उपयोग करेंगे। और दिशा राशि है तो वो लोगों से सलाह भी लेगा और उस हिसाब से बढ़ेगा। और जैसे कि इस टाइप के लोग अध्यापक हो सकते हैं, बिचौलिया हो सकते हैं। अब राशि तत्वों के बारे में जैसे मैं बोल रहा था कि जैसे मान लो अग्नि तत्व की राशि है, मेष, सिंह और धनु राशि, इन राशि के लोग हमेशा नॉर्मली इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होंगे, शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में होंगे, डॉक्टर होंगे, राजनीतिज्ञ हो सकते हैं। अब मान लो भूतत्व राशि के मैं जस्ट थोड़ा सा उपाय देता हूँ। भूतत्व के बारे में जब भी दसम भाव में भूतत्व की राशियां वृष, कन्या और मकर हो तो आप देखें वो कृषि से रिलेटेड काम कर सकता है, भूमि से रिलेटेड काम कर सकता है, जमीन से रिलेटेड काम कर सकता है। वायु तत्वी है तो जरूर से जरूर वो एक सलाहकार हो सकता है, वकील हो सकता है, वायुयान चालक हो सकता है और अंतरिक्ष विज्ञान से आजीविका पा सकता है। जल तत्व की राशि हो तो तरल पदार्थों से संबंधित से काम कर सकता है। ये सब आप जानते हैं, मोटे तौर में ये बताना चाहता था। अब कौन सी राशि दसम भाव में बैठी है उसका भी आजीविका से बहुत संबंध है। मान लो मेष राशि बैठी है तो नॉर्मली अपन कहते हैं कि मंगल का प्रभाव जब भी होगा, एक वीर रहेगा, सैनिक रहेगा, अच्छा प्रशासक बन सकता है। लेकिन और भी ग्रह हैं, पर मोटे तौर पे जब हम देखते हैं तो ये जरूर देखते हैं। मिथुन राशि, जब भी मिथुन राशि आती है तो पत्रकार हो सकता है, अच्छा अनुवादक हो सकता है, परिवहन के क्षेत्र में हो सकता है, डॉक्टर, वकील बन सकता है। ये कुछ चीजें हैं। और यदि उसमें सूर्य बैठा हुआ है मिथुन राशि में, कोई बात नहीं, जस्ट तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब भी आप इनका डिसाइड करें तो इन सब चीजों को पहले आप देखें। मैं तो एक चूंकि शिक्षक भी रहा हूं, कॉलेज में भी पढ़ाया, आर्मी में पढ़ाया, तो एक जरूर एक आप ड्रा करके रखें कि मैं इसके बारे में आजीविका के बता रहा हूँ तो ये पैरामीटर्स हैं, इनमें ध्यान रख के ही मैं भविष्यवाणी करूँ। और यदि भविष्यवाणी ऐसी करोगे तो फिर वही होगा कि एक ज्योतिष सम्मेलन में मैं गया तो एक पंडित जी ने कहा, अरे सर हमारी तो रोजी रोटी बाकी लोगों ने छीन ली है, अब तो दूसरे जाति के लोग भी आके आने लगे हैं। तो मैंने कहा पंडित जी ऐसा नहीं है, आप यदि आप में ज्ञान है तो आपकी किरणें दूर दूर फैलेंगी और आपको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है। श्रीवास्तव साहब बैठे कि इतने बड़े ज्ञानी हैं तो उनको कहीं लिखने उसकी जरूरत नहीं है। तो यही मेरा कहना है कि आप ज्योतिष में किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करें, फलित ज्योतिष के जो भी नियम हैं उनको पूरा फॉलो करें। और यदि खाली आप कुंडली देख के बताना शुरू कर दिए ये महादशा अंतरदशा है तो आपकी भविष्यवाणी कभी सही नहीं होगी और दोबारा दूसरा कोई आपके पास आएगा नहीं। जय हिंद, जय इंडिया, जय भारत। हाँ, धन्यवाद कर्नल साहब। अब मैं निवेदन करूंगा श्री हेमंत श्रीवास्तव साहब से कि वे आएं। और एक मैं निवेदन करूंगा, जो वक्ता समय के अंदर बोलेगा, घंटी नहीं बजाने पर उसको बोनस मार्क्स मिलेगा, और जो घंटी बजाने के बाद भी बोलता रहेगा उसको मार्क्स कट जाएंगे। मंचासीन सभी को नमन एवं उपस्थित सभागृह में सभी को प्रणाम। और मैं घंटी बजने के पहले ही समाप्त कर दूंगा। सबसे पहली बात यह है कि मैं सिर्फ अंगूठा रेखा ज्योत से हूँ,
जो मध्य प्रदेश का अकेला एक ज्योतिषी ऐसा हूँ जो सिर्फ अंगूठे की रेखाओं को देख करके भविष्य कथन करता हूँ, जो ज्योतिष के अंतर्गत आती। पहली चीज तो यही है। दूसरी, शिक्षा का रहा। शिक्षा में इसमें कई तरीके के चिन्ह पाए जाते हैं, जैसे शंख है, चक्र है, सूक्ति है। तो यदि किसी छात्र का चयन करना है कि उसको क्या पढ़ाना है, यदि वो सूक्ति वाला छात्र है, यदि आप सब ज्योतिषी हैं इसलिए समझ रहे होंगे, ये मेरी बात समझ रहे होंगे, तो उसको कठिन से कठिन विषय दो। यदि उसको सरल विषय दे दोगे तो वो पढ़ने में वैसे ही विफल हो जाएगा। ये इस अंगूठे की बता रहा हूँ। इस अंगूठे में 3000 रेखाएं होती हैं। किताबों में इसमें 3000 रेखाएं हैं, जबकि इसमें वास्तविक 2965 रेखाएं होती हैं। इसमें जैसे शिक्षा का विभाग के बारे में बता रहे हैं, तो अपन बालकों को भी इसी तरीके से देखते हैं। इसी तरीके से यदि कोई ज्योतिष भी शिक्षा यदि इसमें लेता है, ज्योतिषी भी इसमें शिक्षा लेता है, तो सबसे पहले शिक्षा लेने के पहले अपने इष्ट को प्रबल करिए सर। जिसका जितना अधिक प्रबल इष्ट होगा उतनी ही उसकी शिक्षा अच्छी होगी। इसमें सारी की सारी वो पूरी प्रक्रियाएं हैं जो ज्योतिष के अंतर्गत होती हैं। इसमें छोटे छोटे से पॉइंट आते हैं, सांकेतिक भाषा होती है, त्रिशूल है, चिन्ह है, स्टार है, किसी का प्रमोशन हो रहा है, स्टार है, ये इस तरीके की पूरी जो ज्योतिष की विधाएं वो इस छोटे से केंद्र में है। बशर्ते बस इसको लोग बागों ने ताड़ के पत्तों से साउथ में देखते हैं। मध्य प्रदेश का मैं अकेला एक ऐसा ज्योतिषी हूँ जिसे मैंने इसका चयन किया है। चूँकि मुझे ये विशेष किसी ने सिखाया नहीं, ये मेरी जिज्ञासा थी। और उसी वजह से, क्योंकि एक कहावत है ना पुरानी कि गैल गैल गाड़ी चले और गैले ही चले कपूत, ये तीनों ऊभट चले सिंह 50 सपूत। तो मेरी इच्छा ही थी कि मैं कोई हट के चीज़ सीखूं, और ईश्वर की दया से इसको मैंने पूरे भारत में, आज भी विदेश के भी अंगूठे मेरे व्हाट्सएप पे आते हैं और व्हाट्सएप से ही मैं देख देता हूँ। ये ईश्वर की लीला है और इस मध्य प्रदेश का नाम है। मैं आप सबको नमन करते हुए समय से पहले बंद कर रहा हूँ। चाहे जो दिखाएं, जिनको भी दिखाना हो, बगैर उसके मैं यहाँ बैठूंगा 2 दिन, आप दिखाएं, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर यदि चाहें तो मैं बोलने देता हूँ, 8959725478, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप भेज सकते। जय हिंद, जय। हाँ, धन्यवाद। नंबर हम ग्रुप में डलवा देते अच्छा, हैं। नहीं, मैंने तो बता दिया। नहीं, नंबर ग्रुप में डलवा देते हैं, आप चिंता ना करें। उन्होंने जो कहा गैल गैल, तो हम लोग उसको कहते हैं कि लीक लीक गाड़ी चले। नहीं, अरे आप सुने तो, क्षेत्रीय भाषा में आपने गेल कहा, उसको लीक कहें। लीक क्या होती है? जो सड़क बन जाती है कच्चे, उसमें जो चीजें चलती हैं उसको कहते हैं। तो लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत, और लीक छोड़ती नी चले शायर सिंह सपूत। इसका कदापि मतलब ये नहीं है कि हम पिताजी ने जो किया उसका व्यतिक्रम ही करें। हमको अध्यक्ष का आदेश हुआ है, मैं थोड़े से क्रम को बदलते हुए, चूंकि अध्यक्ष जी काफ़ी बुजुर्ग हैं, उनका स्वास्थ्य बहुत अनुकूल नहीं है, बहुत देर तक बैठने में उनको दिक्कत है, तो उनका आदेश हुआ है कि मैं श्री उपेंद्र सिंह भदौरिया जी को थोड़ी 5 मिनट के लिए बुलाऊं। उपेंद्र सिंह भदौरिया एक ऐसे ऑलराउंडर प्लेयर हैं जो फील्डिंग और बॉलिंग सब शानदार करते हैं। केपी के भी मास्टर हैं, हस्तरेखा के भी मास्टर हैं। हस्तरेखा तो मैं तो इनसे पूछो ही मत। तो मैं श्री उपेंद्र सिंह भदौरिया को मैं बुला रहा हूं। हाँ, भदौरिया जी अहमदाबाद से हैं और बेसिकली इंजीनियर हैं, और इनका जो पैतृक संबंध है मध्य प्रदेश से है, तो इसलिए ओरिजिनली मध्य प्रदेश के हैं। श्री उपेंद्र सिंह भदौरिया जी। नमस्कार। मंच पर उपस्थित और सभागृह में विराजित सभी लोगों को मेरा यथा योग्य अभिवादन। बात चल रही है पढ़ाई की, बात चल रही है व्यवसाय की। हस्तरेखा के अंदर हमारे पास में 4 ऊर्ध्व रेखाएं हैं। 4 ऊर्ध्व रेखाओं के आधार पर हम लोग हमारे शास्त्रों में, हमारे शास्त्र बोलता हूं तो भारतीय शास्त्र, भारतीय हस्तरेखा शास्त्र के अंदर 4 ऊर्ध्व रेखाएं हैं। एक जो सृष्टि रेखा के नाम से कहलाती है,
दूसरी जो है वो भी सृष्टि रेखा कहलाती है, तीसरी जिसे भाग्य रेखा के नाम से अक्सर लोग पहचानते हैं, और चौथी है जो गुरु की तरफ जाती है, तो उसको गुरु कहते हैं लेकिन वो तर्जनी की तरफ जाती है। गुरु पर्वत भारतीय हस्तरेखा शास्त्र के अंदर पर्वतों का उल्लेख नहीं है। मैं आपको बड़ा सादर विनम्रता से कहता हूं, भारतीय हस्तरेखा शास्त्र में पर्वतों का उल्लेख नहीं है। पहली जो तर्जनी के नीचे जो है वो आपका पितृस्थान है, मध्यमा के नीचे है वो आपका मातृस्थान है, अनामिका के जो नीचे है वो आपका विद्या स्थान है, कनिष्ठिका के नीचे जो है वो आपका जाया स्थान है। तो जिस विद्यार्थी की भाग्य रेखा जिसको मध्यमा की तरफ जाती हुई भाग्य रेखा अगर जितनी प्रबल होगी, उसे फिर आपको बहुत ज्यादा सलाह दे, उसकी सलाह के अनुसार आप चलिए। मैं आपको बोलता हूं, बहुत धीरे से बता दे रहा हूं, बहुत फटाफट। उसकी सलाह के अनुसार आप चलिए, वो क्या बनना चाहता है उस तरफ उसको ले जाइए। उसको जबरदस्ती उसके ऊपर किसी चीज का इंपोज किया आपने, भाई वो नहीं करेगा। जैसे खेत के अंदर पक्षी उड़ाने के लिए आप बच्चे को मार मूर के बिठा दो तो मारे मुरे वो हो ना करी तो उड़ाएगा नहीं। बराबर इसी तरह जिसकी बच्चे की भाग्य रेखा प्रबल है और वो जहां जाना चाहता है उस तरफ ही उसको ले जाइए, बराबर वो उस तरफ जाएगा। अगर भाग्य रेखा उसकी नहीं है वहां पर बहुत नजदीक में, यहाँ पर नीचे की ओर, वहां पर अगर टूटी हुई है, बराबर विकसित नहीं है, तो आप उसको गाइड कीजिए, अन्यथा उसके गाइडेंस से आप गाइड होइए। ये बात पक्की है, आप लिख लीजिएगा, इसके अंदर कोई दो मत नहीं है। और यही भाग्य रेखा हमारे जीवन का सारा पाथ बताती है। यही भाग्य रेखा एक सिद्ध व्यक्ति कोई संत महंत है। हमारे कई जैन, अहमदाबाद रहता हूं, जैन साधु लोग होते हैं। जैन साधु तो कभी पैसे को छूते नहीं है। उनके हाथ में भाग्य रेखा देख के ये कहोगे बड़े पैसे हैं महाराज साहब आपके पास में, तो श्रावक मारेगा आपको। वो तो नहीं कुछ बोलेंगे बेचारे, श्रावक आपको बोलेगा ये क्या बोल रहे हो हमारे। और कभी कभार ये भी होता है कि भाग्य रेखा, जिसको आप भाग्य रेखा बोलते हैं, वो पैसे की रेखा तो है ही नहीं। पैसे की धन रेखा तो मस्तक रेखा है। धन रेखा, धन अगर आपको देखना है हाथ के अंदर तो भाग्य रेखा से आलेखन कभी करना नहीं। धन रेखा देखनी है तो आपको हमेशा मस्तक रेखा ही देखनी पड़ेगी। अगर तर्जनी उंगली के नीचे पितृ स्थान पर चौरस, जिसको वर्गाकार कहते हैं, वर्गाकार का चिन्ह किसी भी प्रकार से बनता है, वो व्यक्ति अवश्य अच्छा वक्ता होगा, वो व्यक्ति टीचर बनेगा, वो व्यक्ति ऑक्सीनर बनेगा, वो अच्छा सेल्समैन होगा। ये बहुत पक्की बात है, ठोक कर लिख दीजिए। बच्चों के हाथ के अंदर जो ऐसे चिन्ह देखो तो वो किस तरफ जाना चाहता है उसको बता दीजिए, बराबर है। हाथ के नीचे तर्जनी उंगली, कनिष्ठिका उंगली के नीचे खड़ी रेखाएं जो छोटी होती हैं 3 या 4, अगर वो रेखा किसी के बच्चे के हाथ में पड़ी है तो उसको टेक्निकल, मेडिकल, कोई भी साइंस की फील्ड में आप उसको भेजने की आप चेष्टा कीजिए, जाएगा, अच्छी तरह से कार्य करेगा। ये बात भी मैं आपको बड़े ठोक कर बोलता हूं, ये रोज की बातें हैं, ये रोज हम अभी मौका आएगा सब चीज चलेगी, अभी सब पूछने वाले आ जाएंगे। तर्जनी उंगली और अनामिका उंगली, ये 2 उंगली जो हैं ये हमारे डीएनए और ये हार्मोन से रिलेटेड हैं। ये 2 उंगलियां, जो तर्जनी उंगली है ये एस्ट्रोजन से रिलेटेड है, और जो ये अनामिका है, ये अनामिका उंगली है, ये टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड है। तो बच्चा आपका किस लाइन में जाना चाहता है, उसमें साहस की जरूरत है या नहीं है। कारण कि आपके पास जो बच्चा जब आता है ये पूछने के लिए, तो कोई भी 13 साल से नीचे का नहीं होता, ये बात भी बहुत पक्की है। 13 साल से ऊपर का बच्चा होता है तो अगर उसकी अनामिका लंबी है विथ कंपेयर टू योर इंडेक्स फिंगर, तर्जनी की अपेक्षा, तो वो ऐसे कोई भी साहस वाले कार्य
कई लोग जो पूछते हैं ना कि भाई ये इंजीनियर बनना चाहता है, तो मैं बोलता हूँ इंजीनियर बनाओ, लेकिन इसको कंप्यूटर वाला इंजीनियर बनाना, इसको मैकेनिकल इंजीनियर मत बनाना। मैकेनिकल बनाओगे, इसकी तर्जनी लंबी है, ये औरत टाइप का, उसमें स्त्रीण तत्व आ जाता है। एक बात समझिए, एस्ट्रोजन हमेशा स्त्रीण तत्व दर्शाता है, टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष तत्व दर्शाता है। ये बहुत ठोकी बजाई बात है, आप बराबर है। तो इस तरह उंगलियों का उपयोग करके भी आप अच्छा वो दे सकते हैं। अगर लड़के की उंगली ये, अक्सर आप देखोगे, एक लास्ट में बात पूरी कर देता हूं, अक्सर आप देखोगे कि महिला की तर्जनी उंगली लंबी होती है, और जिस महिला की तर्जनी उंगली लंबी होती है उसमें अच्छी फर्टिलिटी होती है, मातृत्व होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। जिस पुरुष की अनामिका लंबी होती है उसमें पुरुषत्व अधिक होता है। उसके अनुसार आप बहुत से चयन कर सकते हैं, हाथ के प्रकार ले सकते हैं, त्वचा ले सकते हैं, बहुत सी चीजें ले सकते हैं। अपने विचार को यहीं पर, अपने शब्दों को विराम देते हुए अस्तु। धन्यवाद श्री भदौरिया जी। एक्चुअली यह जो वक्ताओं का क्रम था उसका मैंने व्यतिक्रम किया और उसमें अध्यक्ष की अनुमति थी। हैं तो भदौरिया जी ने जो बात कही और उसके पहले जो श्रीवास्तव जी ने बात कही थी, हैं तो उसके लिए पांडे जी, नच विद्या नच पौरुषम भाग्यम फलति सर्वदा, यह एक सूक्त है कि नच विद्या नच पौरुषम भाग्यम फलति सर्वदा। हालांकि आजकल लोग कहते हैं कि भाई हम तो अपना भाग्य खुद बना लेंगे। खैर, और भदौरिया जी ने तर्जनी अंगुली की बात बार बार की, हैं तो यहाँ कुम्हड़ बतुआ को नाही, जो तर्जनी देख जर जाही। इसके साथ ही भाई हमारे साउंड वाले कहाँ हो, ऐसा अत्याचार मत करो भाई, अगर मेरी आवाज बंद कर दोगे तो कैसे काम चलेगा। मैं उंगली पर नचाने की बात कर रहा हूं और आप मुझे ही नचा दिए। नहीं, मैं तो बिना माइक के बोल सकता हूं। तो मैं अभी भी व्यतिक्रम ही कर रहा हूं, चूंकि अध्यक्ष जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जो सत्राध्यक्ष हैं, और वो चाह रहे हैं कि पहले हम उनको सुन लें और उनको सुन के हम विश्राम के लिए छोड़ दें। तो मैं सत्राध्यक्ष जी श्री मोहन भाई पटेल से विनम्र निवेदन करूंगा कि वे आएं और आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। इतने बड़े विद्वान और इतने बुजुर्ग सबसे पहले इस कार्यक्रम में मेरा आना हुआ, एक बहुत बड़ा कारण था कि यहाँ के विद्वान जो है ये विनम्र भी होते हैं। इस वास्ते अपने बारे में ज़्यादा कुछ हमको नहीं बताते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि यहाँ ऋषि शुक्ला जी और हमारे हेमचंद्र पांडे जी ने बहुत त्याग करके ये कार्यक्रम का प्लानिंग किया है, और ये कार्यक्रम का प्लानिंग करने के बावजूद लोगों को, ऑडियंस को आपने पकड़ रखा है। अब मैं आज आपके साथ में ऐसी बातें करने जा रहा हूँ कि जिसे आपको पहली बार सुनने में मिलेगा, क्योंकि कई क्वेश्चंस यहाँ यंगस्टर आए हैं, बहुत यंगस्टर आए हैं। इन लोगों के क्वेश्चन है ज्योतिष के शास्त्र के प्रति, और इनका प्रश्न का उत्तर यदि जब तक नहीं मिलता है तब तक ऑडियंस में बैठे रहते हैं, लेकिन उनको संतोष नहीं होता है। पहले तो एस्ट्रोलॉजी में ऐसी क्ल्यू है, एक क्ल्यू को जानना पड़ेगा। एक तो पहले महादशा के बारे में कई लोग प्रश्न करते हैं। महादशा तो 37 प्रकार की होती है। इसमें 3 प्रकार की महादशा है, अष्टोत्री, विशुत्री और योगिनी। ये 3 महादशा जो है
इसकी इम्पोर्टेंस प्लेटों पे चलती है अच्छी, मतलब जो स्टेट फॉर हिली एरिया नहीं है वहीं। और कई लोग आप प्रयत्न भी करते होंगे महादशा के ऊपर, आपने महादशा के ऊपर कुंडली देखी, जो ग्रह की शुभता है कुंडली में उसी की महादशा चलती है और फिर फल अशुभ मिलता है, तब आपके जाके क्वेश्चन होता है, तब एक एस्ट्रोलॉजर को रुक जाना पड़ता है। तो एस्ट्रोलॉजर को ये जानना जरूरी है कि क्या अष्टोत्तरी है, क्या विषोत्तरी है। इसमें मैं धन्यवाद देता हूँ ये यूनिवर्सिटी को, क्योंकि यूनिवर्सिटी संस्कृत की यूनिवर्सिटी है। मैं धन्यवाद देता हूँ ये हमारे गवर्नर साहब को, गुजरात से बहुत प्यार से हमारे लिए आए हैं। और तीसरी बात जो है कि यहाँ हेमचंद्र भाई, जो इन्होंने बहुत ये तपस्वी आदमी हैं ज्ञान के बारे में, और इनकी बदौलत ये ज्ञान के हिसाब से उन्होंने सब्जेक्ट रखा है कि भाई पढ़ाई और व्यवसाय इसका क्या रिलेशन और कैसे रिलेशन एस्टैब्लिश किया जाए, ये एक प्रश्न है। महादशा का प्रश्न है। कई बाबतों में हमारे ख्यालात जो है वो सही नहीं होते हैं, और फिर हम जब फल प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं तो रिवर्स फल मिलता है। तब लगता है कि एस्ट्रोलॉजी में कुछ 60%, 70%, 80% सही होता है, 90% सही होता है, पर पूर्ण सही नहीं होता है। ऐसा ख्याल कई लोग फिक्स कर देते, लेकिन वो भी सही नहीं है। सत्य में तो ऐसा है कि पहले मैं एक एक करके चीज़ें आपको बताऊं। पहले दशा, अष्टोत्तरी या विषोत्तरी। तो आप में से मैं प्रश्न पूछूंगा कि अष्टोत्तरी कितना पसंद करते हैं, विषोत्तरी कितना पसंद करते हैं, तो एक जवाब मिलेगा, विषोत्तरी वाले का क्रम मिलेगा ज़्यादा और अष्टोत्तरी वाले का कम। पर मैं बोला अष्टोत्तरी क्यों, विषोत्तरी क्यों, इसका रीज़न आपके पास नहीं है। ये रीज़न प्राप्त करना ये संस्कृत का विषय है। संस्कृत में लिखा है अष्ट उत्तरे इति अष्टोत्तरी, अष्ट उत्तरे इति अष्टोत्तरी। अब तो आप लोग उसको रिलेट करते हैं 108 से, तो वो तो सही नहीं है। 108 कहना है संस्कृत में तो अष्टशतोत्तर कहना पड़ेगा, शत उत्तरे अष्ट कहना पड़ेगा, अष्ट अधिकम शत ऐसा बोलना पड़ेगा। 6-7 प्रकार से संस्कृत में आप बोल सकते हो। तो अष्टोत्तरी का मतलब क्या है? अष्ट उत्तरे इति, जिसके लग्न के अंश 8 से ज्यादा है। ये अष्ट शतोत्तरी नहीं है, ये अष्ट शतोत्तरी नहीं है, ये अष्टोत्तरी है। तो अष्टोत्तरी महादशा हम हमेशा चंद्र के ऊपर आधार रखती है, लेकिन ये महादशा जब अष्टोत्तरी की बात करते हैं, विषोत्तरी की बात करती है, तो उसको लग्न में भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, क्योंकि लग्न के अंश यदि 8 से ज़्यादा है और 20 से कम है तो उसके लिए एप्लीकेबल जो महादशा है वो अष्टोत्तरी है। और विषोत्तरी, विषोत्तरी मतलब 120 नहीं, ये इसके अलॉट किए हैं 120 ईयर, लेकिन ये इसका मतलब 120 नहीं है। अष्ट जैसे विष उत्तरे इति विषोत्तरी, मतलब क्या है कि लग्न के अंश 20 से ज़्यादा है लेकिन 8 से कम है। इसके लिए एप्लीकेबल जो महादशा है वो महादशा विषोत्तरी है। तो विषोत्तरी आप लॉक करना, गिर जाएगा। इनको बात नहीं। तो पहले अष्टोत्तरी और विषोत्तरी का यदि ख्याल आपका स्पष्ट नहीं है तो आपको एप्लीकेबल हो विषोत्तरी और आप चलाते रहे हैं अष्टोत्तरी, आपको एप्लीकेशन है केबल है अष्टोत्तरी और आप देख रहे हैं विषोत्तरी, और भविष्य कथन गलत जाता है। एक का कारण बहुत समझदारी वाला है, इसमें संस्कृत का नॉलेज होना जरूरी है। संस्कृत का नॉलेज नहीं है तो एस्ट्रोलॉजी में हम बहुत गलतियां कर सकते हैं। अष्टोत्तरी और विषोत्तरी का फर्क आपने देख लिया।
आप अष्टोत्री भी जानते हैं, विशोत्री भी जानते हैं, शायद अपना योगिनी भी जानते हैं, और बाकी के 36 प्रकार की जो महादशा है वो सब जानते हैं। लेकिन इसमें एक क्ल्यू है, एक क्ल्यू मुझे मेरा क्लियर करना जरूरी था, जैसे एस्ट्रोलॉजर को अपने काम में दिक्कत ना आए, ये कारण था। दूसरा है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर कई लोग कई प्रश्न पूछते हैं, और प्रश्न पूछने के बाद में ये बोलता है कि एस्ट्रोलॉजर सही तरीके से एप्लीकेशन करता है और उसका प्रिडिक्शन देता है। तो बोला ना ना, ये हमारा भविष्य में हमको मंजूर नहीं है। तो वो मंजूर क्यों नहीं करते हैं? इसके लिए एस्ट्रोलॉजी में 4 अनुबंध है, वो अनुबंधों को आपको जानना पड़ेगा। खाली टैक्स काम नहीं करती है, टैक्स के साथ में अनुबंध देखना पड़ता है। तो अनुबंध नंबर 1, जो अभी का प्राइम मिनिस्टर है अपना नरेंद्र भाई मोदी जी, जो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी जैसे मैंने 8 कुंडली देखी, सेम 8 और उसको, पर वो तो सब लच्छा करते हैं, कोई मजदूरी करते हैं लोग, और ये प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो पहले हमको अपनी हॉरोस्कोप कब फल देगी ये जानना चाहिए, और फल देने के लिए पहले हमें देशकाल देखना पड़ेगा। तो इसका देशकाल तो बहुत खराब था, फिर भी ये प्राइम मिनिस्टर बना, बहुत गरीबी में उस रहा है। मैं साक्षी हूँ, वो 16 साल का था तब से मैं उसका साक्षी। वो प्राइम मिनिस्टर बना, इसके पहले भी मैं उनके साथ में 1 पौना घंटा बैठा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि उनकी माली हालत बहुत ख़राब थी, फिर भी ऐसा कैसे? तो ये घर में से सेपरेट हुआ, और अब साथ में जो लोग रहते हैं उसका देश काल बदलते 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 वो धीरे 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 वो अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी के संग तक पहुंच गया। उसने अपना देश काल जो ग्रामीण देश का था वडनगर का, वो देश काल कंप्लीट छोड़ दिया और देश काल बदल दिया। अब इसकी हॉरोस्कोप जो है वो, उसकी हॉरोस्कोप जो फल देती है, इसका देशकाल चेंज करने से, यदि आप देशकाल नहीं चेंज करोगे तो आपकी कुंडली का फल आपके देश में जो रहते हैं वैसा ही मिलेगा आपको। आप में से कई लोग भोपाल के नहीं होंगे, आप में से कई लोग भोपाल में काम अपने गांव में काम नहीं करते हैं। जो अपने गांव में काम नहीं करते, इसमें 90% मैं देख रहा हूँ, मैं तो अनुभवी आदमी हूँ। 90% जो आदमी अपना गांव छोड़ता है और उसकी जो प्रगति होती है, और गांव में जो रहते हैं उसकी प्रगति देखें तो गांव में रहने वाले वहीं के वहीं हैं और वो आगे बढ़ गया है। तो इसमें हमें दिग्बल देखना चाहिए, कुंडली में अपना कौन सा प्लेनेट पावरफुल है। आप जानते हैं कि हर ग्रह की अपनी एक दिशा होती है, जैसे मंगल की दक्षिण है। यदि कोई आदमी भोपाल में जन्मा है और उसका मंगल पावरफुल है और मंगल की दिशा दक्षिण है, तो भोपाल से दक्षिण में जाएगा तो उसकी प्रगति नैसर्गिक तरीके से होगी। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा ये कौन सी दिशा में जा रहा है। आप देखते हैं कई लोग ऐसे, मैंने देखा, एक मेरे गुजरात का एक विषय है कि गुजरात का एक बहुत रीच आदमी है कस्तूरभाई लाल भाई, अभी नहीं है लेकिन बहुत बड़ा रीच आदमी। तो उसके पास मुझे बुलाया कि भाई आप थोड़ा हमको मार्गदर्शन दो। तो मैं गया उसके पास, तो उसने एक हॉरोस्कोप बताई कि बोला ये कितना पैसादार हो सकता है। अभी ये हॉरोस्कोप किसकी बताई? उसके वहीं जो बंगले में माली के काम करता था, माली मतलब गार्डनर के हिसाब से काम करता था, उसकी कुंडली बताई। तो मैंने बोला देखो आपने जो कुंडली बताई है वो अबोझोपति भी हो सकता है और गरीब भी हो सकता है, लेकिन आप बताएं कि उसका बैकग्राउंड क्या है, अभी ये कहाँ है और वो क्या कर रहा है। तो फिर बोला कि ऐसा हो सकता है? मैं बोला ऐसा हो सकता है।
तो फिर बोला एक दूसरी कुंडली बताई। दूसरी कुंडली इसमें कस्तूरबाई लालबाई लिखा था, वो कुंडली बताई। सेम माली की कुंडली और उसकी कुंडली दोनों की एक ही थी, दोनों की एक थी। और कस्तूरबाई आउटस्टैंडिंग रिच आदमी गुजरात का, और ये आदमी वो रिच आदमी के वही माली का काम करता है। क्यों? तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि माली का देशकाल और कस्तूरबाई का देशकाल अलग अलग है। तो देशकाल यदि आप बदलते नहीं हैं, आप गांव नहीं छोड़ते हैं और गांव में रहते हैं, तो गांव के सब लोग जैसे रहते हैं वैसे ही आप रहोगे। तो देशकाल ये बहुत बड़ी चीज़ है। दिशा, देशकाल और फिर पावरफुल प्लैनेट की बात में है। तो पहले तो आप मोदी की कुंडली मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, कि मोदी की कुंडली, मोदी ने मुझे टाइम दिया था, मेरा जन्म समय 10:10 है। मैंने बोला अब्राहम लिंकन 10:10 को रात को एक्सपायर हुआ, गोली खाई, और आप सुबह में 10:10 बजे जन्मे, तो वो हंसने लगा। मैं बोला ऐसा नहीं है, तुम्हारा टाइम सही नहीं हो सकता है, क्योंकि 10:10 पे अभी आप जन्मे हैं तो आपका तुला लग्न बनेगा, और तुला लग्न बनेगा तो यू कैन नॉट बी चीफ मिनिस्टर। फिर प्राइम मिनिस्टर की तो बात ही नहीं रहती, और आप प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हो, तो इसका मतलब आपका टाइम रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। सही टाइम यदि नहीं है और टाइम में गलती है, और ऐसी गलती कि जिसमें लग्न बदल जाता है, क्योंकि हर एक लग्न की एक खूबी होती है। जैसे कि वृषभ, तुला लग्न है, इसमें शनि पावरफुल है तो आदमी नंबर 1 बन सकता है। यदि मकर, कुंभ राशि का लग्न है, इसमें शुक्र पावरफुल है तो आदमी नंबर 1 बन सकता है। कर्क लग्न या सिंह लग्न है तो इसमें मंगल पावरफुल है तो आदमी क्योंकि नंबर 1 बन सकता है। तो लग्न जो है, इसमें कौन सा ग्रह कहीं भी पड़ा हो, कुंडली में कहीं भी पड़ा हो, लेकिन एक केंद्र और एक त्रिकोण का मालिक होके यदि बैठा है तो आदमी को नंबर 1 बनाएगा। तो ये आपको देखना है कि कौन से वर्ग की कुंडली देख रहे हो। अच्छा, अभी एक बहन ने एक कुंडली की बात बताती कि षडवर्ग देखना चाहिए। मैं कहा षडवर्ग क्यों? 10 वर्ग भी देखना चाहिए। 10 वर्ग क्यों? षोडश वर्ग भी देखना चाहिए। षोडश वर्ग क्यों? 20 वर्ग भी देखना चाहिए। 20 वर्ग क्यों? चतुर्दश वर्ग की देखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र चतुर्विश वर्ग का शास्त्र है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि चतुर्विश वर्ग का 24 वर्ग का है? 24 वर्ग कुंडली बनती है। तो पहले आपको कुंडली का एक भाव जो है, इसके ऊपर 2-2 कुंडलियाँ हैं। तो ये आपको वर्ग कुंडली में तो तब जाना है जब जन्म कुंडली में कुछ चीज़ स्पष्ट न हो। स्पष्ट न हो रही हो तब आपको वर्ग कुंडली में जाता। आपको दशा में तब जाना है जब गोचर आपको स्पष्ट नहीं करता है। गोचर में आप समझ लेते हैं कि भी ये प्लेनेट अभी उसके 7th हाउस में एस्पेक्ट करता है और 7th हाउस को फर्टिलाइट करता है, तो उसका मैरिज होगा। फिर महादशा देखने की जरूरत नहीं है। तो महादशा, फिर गोचर, फिर प्रश्न कुंडली, ये होरा के विषय है। तो ये होरा के विषय जब टाइम डिटर्मिनेशन करना है तो पहले आप गोचर से पकड़े। गोचर से नहीं पकड़ा जाता है तो फिर आप इसको आप देखें कि दशा देखें, और दशा भी तब देखें कि ये ग्रह के लग्न के अनुरूप ये महादशा में फल देने वाला है कि नहीं। फल देने वाला नहीं है और नॉर्मल प्लैनेट है तो महादशा देखने से भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ज्योतिष में जो क्ल्यू है उसका क्लियरेंस होना जरूरी है। क्ल्यू आप नहीं समझेंगे तो आप कितनी भी टेक्स्ट पढ़ो, क्योंकि मैंने 120 किताबें लिखी है, कोई सब्जेक्ट छोड़ा नहीं। पर मैं कह सकता हूँ, मैं भी गलत जा सकता हूँ यदि आपका टाइम गलत है। मैं भी गलत जा सकता हूँ, आप गलत दिशा में जा रहे हो। मैं भी गलत जा रहा हूँ क्योंकि आपकी प्लैनेटिक सिचुएशन में
जो आप कुंडली बनाइए उसका टाइम गलत हो, कई चीज़ें इन रेफरेंस करना पड़ेगा। रेफरेंस के बिना आप कुंडली देखेंगे तो आपको तकलीफ पड़ेगी और आप सही नहीं जाओगे, और सही नहीं जाओगे तो आपकी फिर जो कस्टमर आपका जो मतलब क्या नाम कस्टमर कहते हो, क्या कहते हो, जातक तो इंसान को बोलते हैं, लेकिन इसमें अपना यजमान, द बेस्ट वर्ड इज यजमान। ये यजमान जो नाराज हो गया तो फिर आपका एंटी प्रचार करने लग जाएगा, तो वैसे ज्योतिषी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दैट इज द रियल थिंग। और कई बार मैंने ऐसे देखा है कि कई लोग, मैंने भारत के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक रिसर्च वर्क किया है, राइट फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टू लास्ट में कौन सा है, मोदी जी के पहले मनमोहन सिंह, तब तक की मैंने सभी की कुंडली फोटोग्राफ के साथ में उनके डिटेल में बनाया है, और ये कैसे प्राइम मिनिस्टर बने। तो आप सब प्राइम मिनिस्टर की कुंडली देख लीजिए, आपके पास शायद उपलब्ध हो। सबके भाग्य स्थान और सुख स्थान पावरफुल बने हैं। मोदी का देखिए, भाग्य स्थान का मालिक है वो लग्न में है, तो सबका भाग्य और सुख स्थान पावरफुल है, ये कॉमन फैक्टर है। बाकी कुंडली में अलग अलग विषय कैपेसिटी है सबकी। तो मैं एक देवीलाल की कुंडली पर आपको एक छोटा सा, कि देवीलाल की कुंडली बहुत देखने लायक है, समझने लायक है, क्योंकि देवीलाल तो भैंसे चराने वाला आदमी है और वो अपना नायब बड़ा प्रधान बन गया, तो उसके नायब बड़ा प्रधान के बंगले पे वो उसने भैंस रखी थी। तो बहुत लोग उसको टिक्का टिप्पणी करते थे, क्योंकि आप तो शायद आप में से कम लोग साक्षी होंगे, मैं तो साक्षी हूँ। तो मैंने बोला भाई ये आदमी भैंस रखता है और नायब बड़ा प्रधान होके अपने बंगले में भैंस रख रहा है, तो इसकी कुंडली तो देखनी पड़ेगी। तो उसकी कुंडली देखी मैंने, तब मैंने बोला कि ये अपने लड़के के कारण पद छोड़ेगा, क्योंकि 5वें स्थान में शनि था और 7वें स्थान को एस्पेक्ट करता था। उसकी कुंडली में 7वें स्थान में सूर्य था। मैं बोला आपका बच्चा आपको गादी छुड़वाएगा, और आपने देखा ओम प्रकाश चौटाला के कारण उसको गादी छोड़नी पड़ी। तो पहले तो आप देखें, अब मेरा सब्जेक्ट जो शुरू होता है कि शिक्षा कौन प्राप्त कर सकता है। शिक्षा की चीज़ क्या है? क्या स्कूल में जाके पढ़ना वो शिक्षा है? कोई सर्टिफिकेट प्राप्त करना वो शिक्षा है? या कोई ऐसी जानकारी प्राप्त कर ले? देखो भाई, मेरी उम्र 82 साल की है, 82 ईयर। मुझे डाइवर्ट मत करना। मैं प्यार करता हूँ आप सबको, और ज़्यादातर के यंग लोगों को, क्योंकि यंग लोग ये गलती ना करें, इस वास्ते मैं आपके साथ में बोल रहा हूँ। लेकिन भाषण करने का मुझे कोई सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए और इनाम भी नहीं चाहिए। भगवान ने मुझे पुष्कल इनाम दिया है, पुष्कल सर्टिफिकेट दिए। मुझे सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए, इनाम भी नहीं चाहिए। मैं तो आपको प्यार करने के लिए आया हूँ, और मेरा कोई ईगो भी नहीं है। मैं जानता हूँ यहाँ बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। ये अपना ये क्या नाम है, कृष्णा अवतार दुबे है, के दुबे पद्मेश, ये मेरा जूना साथी है 1970 का, 70 और 70। हम 58 में तो एसएससी पास हुए थे। आप देखिए 58, अगर 58 में जन्मने वाले कितने हैं यहाँ? बहुत कम होंगे। तो हम सभी अपनी आज़ादी के मैं साक्षी हूँ। आज़ाद जब अपना देश हुआ तब हमारे गांव में सबको 2-2 आने भेंट बच्चे को दिए थे। 2 आने हमको गिफ्ट दिए थे। 2 आने मतलब बहुत बड़ी चीज़ थी उस समय। तो आप देखते हैं अपने देश, गरीबी इतनी खराब हालत, 33 करोड़ रुपए का बैलेंस के साथ में इंग्लैंड के लोग हमको लाचार परिस्थिति में छोड़ के चले गए थे। तब एक लोअर पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा लोअर था,
जवाहरलाल नेहरू, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत से लोग ऐसे थे अपने। तो वो लोग अपने खुद की चिंता नहीं करते थे। मेरे गांव के बाजू के गांव का एक एमपी था, वो बात सुनने लायक है, क्योंकि ये बात सुनोगे तो आपको लगेगा कि ये पॉलिटिक्स आज के कैसे हैं। इस पॉलिटिक्सियन एमपी बन गया किस साल में, 1951 के आजू बाजू। तो उसकी लड़की ने सोचा कि मेरे पिताजी अभी एमपी बन गए हैं, उनको एक गाड़ी मिलेगी तो मैं दिल्ली जाऊं और दिल्ली दर्शन करूं। तो उसके पिताजी को उसने, तभी तो फ़ोन कम थे, उसके घर में फ़ोन था, तो फ़ोन किया कि मैं दिल्ली आना चाहती हूं और दिल्ली का दर्शन करना चाहती हूँ। तो दिल्ली के दर्शन करने के लिए बोला तुम आ जाओ। फिर दिल्ली के दर्शन के लिए फिर बोला आपकी गाड़ी दो तो मैं ये सब देख लूँ। तो बोला गाड़ी तो सरकार की, गाड़ी तो सरकार की है, सरकार की गाड़ी सरकारी काम में ही मैं वापर सकता हूँ। हाँ, मैं आपको 5 रुपया देता हूँ, आप दिल्ली दर्शन देख करके आओ, और इसमें 2 रुपये बचेंगे, इसमें 2 रुपये में आप नाश्ता कर लें। तो वो थे हमारे एमपी एमएलएस। आज कैसे हैं? जब हर शाख पे उल्लू बैठा है, बस अब तो आप सब मेरे से भी ज़्यादा जानते हो। तो इस देश में हम लोग जब यहाँ आते हैं, मैं 42 का बॉर्न हूँ, 1942। मेरी बर्थ डेट है 2 फरवरी 1942। आई एम रूल्ड बाय मून। मैं प्यार से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मेरा काम ही प्यार करना है। कोई भी आदमी है, किसी से मेरी तकरार नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि इस ऑडियंस को ऐसा कुछ मिले मेरी ओर से, पर मैं इसके लिए दावा नहीं करूँगा, क्योंकि ये राव साहब खिन्न हो जाएंगे, ये साहब खिन्न हो जाएंगे कि भाई हमारे पास इतना टाइम कहाँ है। तो टाइम नहीं है, कई वक्ता बोलना है, कई वक्ताओं को बोलना है, हमें इनको भी ऑनर करना है। लेकिन कभी वाक्य हुआ तो मैं हमारे अहमदाबाद में जो कार्यक्रम करता हूँ, इसमें 1000 लोग 500 लोग होते हैं, और ऑडियंस में से प्रश्न पूछते हैं और हम व्यासपीठ ऊपर से सीधा जवाब देते हैं। तो फेस टू फेस कार्यक्रम करते हैं। तो मैं एक आपको 10 मिनट का टाइम देता हूँ, खाली 10 मिनट, राव साहब यदि परमिट करें। हाँ पंडित जी, आपको कोई तकलीफ नहीं? तो आप में चुनिंदा 5 लोग प्रश्न करेंगे, मैं यहाँ से फेस टू फेस जवाब दे दूँगा। आपको यदि एस्ट्रोलॉजी में कोई डाउट है, एस्ट्रोलॉजी में यदि आपका कोई प्रश्न है, राव साहब आप भी पूछ सकते हैं। आप लोग जिसको प्रश्न करना हो हाथ खड़ा करेगा, बोलेगा नहीं। मैं जब उसको बोलूँगा, प्लीज सर आप नहीं, पहले लेडीज आए, लेडीज फर्स्ट। सुने, लेडीज फर्स्ट, लेडीज, क्योंकि हम मातृशक्ति को हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेडीज में से कोई है जिसको प्रश्न पूछना है? एस्ट्रोलॉजी में यदि आपका कोई प्रश्न है, आप बोलिए, खाली माइक उनको दे दीजिए। हाँ, टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए एक सामान्य सूत्र दे देता हूँ, सामान्य, कि आपका टाइम करेक्ट है कि गलत है, ये 1 मिनट में मैं कह सकता हूँ। और एक्चुअल उसकी गिनती है, ये गिनती तो मैं 1-1.5 घंटे की है, तो उतना टाइम तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन एक गिनती मैं यहाँ आपको दे देता हूँ कि हाउ टू रेक्टिफाई द टाइम। सपोज कोई आदमी की जन्म कुंडली है, जन्म टाइम नहीं है उसका, जन्म तारीख है, जन्म समय सही नहीं है, बोला सुबह में 5, 6 के 7 के बीच में मेरा जन्म हुआ है, तो आप कुंडली बनाएंगे, तब आपको देखना है कि इसका जन्मने का पर्पस क्या है। मैं पर्पस भी कह सकता हूँ, हर आदमी का एक जन्मने का पर्पस होता है। तो पर्पस पूछूंगा कि भाई तेरा जन्मने का पर्पस क्या है, क्या चाहती हो और क्या आप चाहती है अपने जीवन में। तो बोला मुझे अच्छा शौहर मिले, यही मेरा सेंट्रल थिंकिंग है। तो बस आप कुंडली में देख लो और कुंडली बना लो,
और कुंडली में छठे, सातवें, आठवें ये स्थान में से कोई स्थान में यदि केतु है तो केतु को सातवें स्थान में रख दो और पंचांग में से उसकी राशि वहीं डाल दो, राशि तो मिल जाएगी आपको। फिर ऑटोमेटिक राहु लग्न में आ जाएगा और लग्न की राशि भी आ जाएगी। यदि ये लग्न की राशि नहीं है उसकी कुंडली में, यदि मतलब वेब हॉरोस्कोप है, एग्जैक्ट नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि आपका लग्न ये नहीं पर ये होना चाहिए। तो इस तरह से ये साधारण आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। बाकी रेक्टिफिकेशन की एक पद्धति है, इसको तत्व पद्धति कहते हैं, ये बहुत लंबी है, वो तो स्कूल में पढ़नी पड़ेगी, तो वो पढ़ाई करोगे तो आप। पर केतु जो है आपकी कुंडली में जो केतु है वो बहुत बड़ी बात करता है। कई लोग राहु केतु के से डराते हैं, डराने की कोई बात नहीं। दीज आर टू प्लैनेट्स, राहु एंड केतु, both are traction point of our horoscope, and both the planets are showing two things. जिस भाव में राहु है, इस भाव का जो विषय है, इसमें इसका जो रिलेशन में जो व्यक्ति आती है वो व्यक्ति आपके साथ में होगी, लेकिन इसमें आपको रुचि नहीं होगी। ये आपके अरुचि का स्थान है, खराब स्थान नहीं है, अरुचि का स्थान। और आप केतु देख लो, केतु जिस भाव में है, आप कोई भी आदमी अपनी कुंडली में देख ले, जिस भाव में केतु है वो भाव जिस बात का उल्लेख करता है, वो भाव जिस बात को समझाता है, उस भाव की बाबतों में आपको ज़्यादा रुचि है। और उस रुचि को सिद्ध करने के लिए ही आपको लाइफ की लेंथ मिली है। आप देख लीजिए, आप सबकी कुंडली में मैं अलाउ करता हूँ, आई अलाउ टू ऑल हॉरोस्कोप, क्योंकि हमने स्कंद पुराण में पढ़ता था। आई वॉज रीडिंग स्कंद, मैं संस्कृत का स्कॉलर हूँ। पहली बात तो ये है, मैंने 14 संस्कृत भाषा लिखी और मैंने हेमचंद्र भाई को बोला था कि मैं आपके आमंत्रण से खुश हूँ, इससे ज़्यादा कि आप संस्कृत यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, क्योंकि बड़ौदा यूनिवर्सिटी का संस्कृत का डीन जो है डॉक्टर अनंत रावल, वो मेरा स्टूडेंट है संस्कृत में। तो मुझे अच्छा लगा कि भी संस्कृत का, पर आप संस्कृत में जानते हो तो मैं एक गीता का श्लोक करके फिर मेरे, यदि आप फेस टू फेस का कार्यक्रम मिलेगा तो मैं बिल्कुल करूँगा और आप सबको इससे लाभान्वित भी करूँगा। लेकिन एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं फिर। हाँ, अब आप दूसरा क्वेश्चन। तो स्वामी जी, क्या कोई ऐसा सूत्र है जिससे कि चार्ट को देख के बताया जा सके कि स्त्री जातक की है, पुरुष जातक की? अरे ऐसा क्यों जानना है आपको? आप जानते हो कि किसकी कुंडली, आप परीक्षा क्यों लेना चाहते हो? नहीं, कई बार ऐसी परीक्षा सर लोग लेते हैं आके। ये बेहूदी बात है, ये गलत बात है, और ये उल्लू के पट्टे ही ऐसा प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि किसकी कुंडली है। ज्योतिषी की परीक्षा न ले। ज्योतिषी जो एक चीज जानता है, इसमें एक नेगेटिव बात है। ज्योतिष को उमा मैया का श्राप भी मिला है, आशीर्वाद भी मिला है। यदि आप ज्योतिष का सदुपयोग करते हैं तो उमा मैया का आशीर्वाद मिला है। यदि आप ज्योतिष का दुरुपयोग करते हो तो आपको श्राप मिलेगा। जैसे गणपति का शिरच्छेद हुआ तब उस उमा मैया ने श्राप दिया था कि ऐसा ज्ञान, बैठे 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 बैठे, अरे नो इंटरफियरेंस प्लीज, सिट डाउन। अब आप देखिए कि उमा मैया ने श्राप क्यों दिया। तो ये श्राप इस विस्तृत दिया कि भाई जब पाताल में शिवजी तप करने के गए तब उन्होंने ये पूरा तंत्र शास्त्र सिखा दिया। और तंत्र शास्त्र का एक विभाग ही तो ज्योतिष है, तंत्र का एक विभाग ही तो ज्योतिष है।
तो ज्योतिष का दुरुपयोग करने वाला आदमी कभी सुखी नहीं बन सकता है, और ज्योतिष शास्त्र का सदुपयोग करने वाला कभी दुखी नहीं रह सकता है। हाँ, ठीक। ये एक प्रश्न है? ठीक ठीक, एक प्रश्न ले लेना। अभी एक लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इसका मैं जवाब दे। अब बहन यहाँ आ जाएंगे तो इससे क्या है कि मैं आपको बराबर सुन सकता हूँ। सर चांडाल योग के बारे में बताइए। चांडाल योग में अभी आज मैंने एक लेक्चर पे सुना तो मुझे डर लगा कि ये चांडाल योग का गलत अर्थ कर रहे हैं, पर मैं इनकी टीका करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। चांडाल कृत्य क्या होता है? जो व्याजबी बात नहीं करते हैं वही चांडाल कृत्य है ना। व्याजबी बात करते हो तो चांडाल कृत्य हो ही नहीं सकता है। अब ने मैंने राहु और केतु का बता दिया रोल। स्कंद पुराण में आपने अमृत कुंभ की बात करी है, तो केतु के पास में, राहु के पास में अमृत आ गया था थोड़ा। केतु मतलब धड़, इसमें उसकी तड़प थी। तो आप सब यहाँ जो बैठे हैं किस बात से तड़प रहे हैं? केतु जिस भाव में है उस भाव की बाबतों से आप सब और मैं तड़प रहा हूं। देख लो आप तो ये तड़प है हमारी। और राहु जिस भाव में है आप देख लो, इस भाव के व्यक्ति, सगा संबंधी, विषय, इसमें आपको रुचि नहीं है, इसमें आपको रुचि नहीं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन आप दोनों को पूछने का राइट है। कुछ कहना चाह रहे थे, उनको नहीं, कोई इंटरफियर करने के कोई नो गुली बली विल बी मेंटेन इन माय रेजिम। आप सुन लीजिए। मैं आपको इतना सुनना है कि आपको मेरी बात सच नहीं लगती है तो आप कह दो कि आपकी बात सच नहीं है तो मैं छोड़ दूंगा। आप टेस्ट करो आपकी हॉरोस्कोप में जो मैं बोलता हूँ, क्योंकि स्कंद पुराण पढ़ने के बाद में मैंने जो एक किताब लिखी है वो ज्योतिष की दुनिया में कहीं भी नहीं है। मैंने राहु केतु जीवन चक्र की धरी, राहु केतु जीवन चक्र की धुरी, उसी के ऊपर किताब लिखी है। और उसमें एक लिखने के बाद में मैंने 10,000 हॉरोस्कोप में टेस्ट करा है, तभी तो मैं गारंटी से कहता हूँ आप आपकी कुंडली देख लो। ऐसे थोड़ा एक दिन में ज्योतिषी नहीं बन गया हूँ। 82 साल में मैं 1964 से मैं एस्ट्रोलॉजर। आप 64 और आज गिन लिए कितने साल हो गए। अब आपको जरा थोड़ी दिक्कत पड़ती है कि प्रश्न तो बंद कर देते हैं, लेकिन आपका जो एक शिक्षा के बारे में बात करता हूँ कि शिक्षा के जो मेरा विषय है उसके बारे में आप एक मिनट में बोल लूँ। 1 मिनट में बोलूँ। ये जो आदरणीय मोहन भाई जी ने दिया प्रश्न 1 to 1 पूछने का, तो अगर इनका स्वास्थ्य ठीक रहा, इन्होंने अनुमति दिया, तो कल एक कमरे में जिन जिन लोगों को प्रश्न पूछना हो वहाँ मोहन भाई उपलब्ध रहेंगे और आप लोग उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है? क्योंकि समय की मर्यादा है, बाकी विद्वानों को बोलना है। तो आज की जो है मोहन भाई का जो बाकी वक्तव्य सुन के हम बाकी विद्वानों को सुनेंगे। धन्यवाद। अभी जो विषय है, मेरा विषय है शिक्षा। तो मैंने पहले बताया शिक्षा का मतलब MA LLB PhD वो शिक्षा नहीं, पर वो शिक्षा आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उसका सोच लगा सकते हैं। तो पहली बात, अपना ये धड़ मस्तक है और नीचे वाला धड़ है, इसी मस्तक में ही हम हैं। हमारी आंखें, कान, नाक, यदि हमको सेक्स का विचार आता है तो ये ब्रेन में ही आता है। ये सब मस्तक में ही है। अच्छा देखना है, अच्छा सूंघना है, अच्छा सुनना है, अच्छा बोलना है, अच्छा टेस्ट करना है, ये सभी चीज़ मस्तक में ही है। और धड़ में जो है, धड़ एक और कुछ नहीं है, ज्योतिष का यही तो आधार है। ये धड़ कुछ भी नहीं है, ये समाज है।
इसको जो चाहिए ये समाज सप्लाई करता है। और ये क्या है? नेक, नेक उसका कांटेक्ट करता है। अब आप देखिए, आप नौकरी, धंधा, पेशा, प्रोफेशन कुछ भी करना चाहे तो पहले आप ऐसा एजुकेशन लो कि जिससे आपका इंटरव्यू लेना नहीं पड़े, कि आपके पास ये एजुकेशन है और आपको सीधा मिल जाएगा। तो वो कौन सा एजुकेशन हो सकता है? जोड़ने वाला, नेक। आप उसको PhD से जोड़ सकते हो। फिर दूसरा, आपके इंटरव्यू लिए जाते हैं और इसमें आप प्रमाण पत्र दिखा कि भाई मैं ये पास हूँ, ये पास हूँ, ये पास हूँ, ये पास हूँ। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है पढ़ाई के बाद में, तो वो आपका सर्टिफिकेट है। तो सर्टिफिकेट है चौथे स्थान से, जिसमें आपकी डिग्री PhD को छोड़ के, और PhD भी कभी कभी सस्ती हो जाती है तो PhD को भी चौथे में रख सकते हैं। और फिर पांचवा स्थान, पांचवा स्थान में यहाँ से हम खाना खाते हैं तो यहाँ पेट में प्रोसेस होता है, इसके बाद में प्रोसेस, तो जो चीज़ हम प्रोसेस से प्राप्त करते हैं, वॉट एवर द थिंग वी गेट बाय प्रोसेस, दैट वुड बी द सब्जेक्ट ऑफ फिफ्थ हाउस। तो फिफ्थ हाउस का सब्जेक्ट है जो प्रोसेस से हम जानना चाहते हैं। तो प्रोसेस से जानना चाहते हैं मतलब स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में, टेक्निकल इंस्टीट्यूट में कोई न कोई एक विशेष विद्या है, वहीं सीखने के, कई लेक्चर सीखने का, कई कई चीज़ें सीखने की, उसी में इंस्टीट्यूशनल नॉलेज जो प्रोसेस से प्राप्त करता है वो पांचवें स्थान। तो आप कई कई बड़े बड़े संगीतकार होते हैं तो प्रोसेस करते रहते हैं, जिसको रियाज कहते हैं। तो रियाज करने का स्थान पांचवा है, प्रयत्न करने का स्थान तीसरा है। और कांटेक्ट, कभी कभी कोई आदमी कुछ कोई कांटेक्ट नहीं करता है, लेकिन ऐसे स्थान पे उसने जन्म ले लिया है कि इसको बुलाते ही बोला इसको रख लो, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी का लड़का है। नहीं, हालांकि वो लड़का नहीं है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तो भाई इतना बड़ा कांटेक्ट है उसका, तो कांटेक्ट जो है वो नेक से देखा जाता है, और नेक है सेकंड हाउस का विषय, और सेकंड हाउस से हम हमारा पावरफुल कितना कांटेक्ट है उसको एग्जामिन कर सकते हैं, समझे। अब रही बात आपके व्यवसाय की, पांचवें हाउस के पावरफुल होने से जो आपको व्यवसाय मिलता है वो प्रोफेशन है, जो आपकी विशिष्टता आपने अर्ज किया है उसके ऊपर। सातवें हाउस में के हिसाब से आपको जो प्रोफेशन मिलती है, नौकरी मिलती है, क्योंकि सातवां हाउस ये अपना बेटर हाफ का है। जैसे एक दिन के दो भाग है, रात्रि और दिवस, एक जीवन का दो भाग है, पुरुष और स्त्री, और एक जिसका दो भाग हो सकते हैं, इसमें एक भाग 50-50 का पार्टनरशिप का जो है, तो वो सातवें भाव में। तो आप 12 घंटे दिन भर नौकरी करते हैं और आपको महीने पे जाके सैलरी मिलती है, वो सातवें स्थान का सब्जेक्ट। और 10वां स्थान जो आप चाहें, एक आपकी विशिष्टता है, वो विशिष्टता और एक काम या धंधा या बिजनेस, आपकी इन्वेस्टमेंट, वो सबके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो आप 10वें स्थान से देखेंगे, और 10वां स्थान यदि पावरफुल है तो आपके कर्म कामकाज ही ऐसे होंगे कि कामकाज ही पैसे जनरेट करेंगे। तो क्या मैं आपको बताऊं, कई लोग मुझे पूछता है कि PhD होगा, इसको इंजीनियरिंग में कितने % आएंगे। तो ज्योतिष में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ज्योतिष में इसका मीनिंग करना पड़ता है। मीनिंग करने को नहीं आता है तो आप गप्पे तो मार सकते हो, और मैं तो लिखता हूँ। यहाँ तो मैंने देखा एक सीता ज्योतिष वाले आए हैं, एक हमारा नंद किशोर मेरा खास प्रिय आदमी आया है, कई लोग बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे घराने से आते हैं, जिनका रेफरेंस मैं कह सकता हूँ कि नॉलेज से ही मतलब है, जिनकी घर के अंदर 3 कोठड़ी 3 रूम भर के अब भृगु संहिता के पन्ने रखे हैं। आप जब बीकानेर जावें तो उनके घर की अचूक मुलाकात। ये
उत्तराखंड में मिनिस्टर भी रह चुका है, हालांकि हमारे सामने बैठा है। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे इंसान हैं। तो मैं कभी सेमिनार में नहीं जाता हूँ। मेरा ट्यूनिंग हेमचंद्र भाई से था। हेमचंद्र भाई के साथ में जो CL पंचाल यहाँ का था, बहुत विनम्र आदमी था वो, हालांकि हस्तरेखा का आदमी था, उसके साथ में हमारा प्यार था। और हेमचंद्र भाई ने उनका काम अपने हाथ में ले लिया है और बहुत बढ़िया काम करते हैं वो। इन्होंने जीवन क्या लिखा है, जीवन वैभव की एक मैगज़ीन निकालते हैं, बहुत त्रिमासिक अच्छी मैगज़ीन है। मैं तो शायद 48 ईयर्स से एक मैगज़ीन निकालता हूँ, भविष्य निदान। वो नॉन स्टॉप है, एक भी अंक आज तक नहीं बन रहा, क्योंकि ये आशीर्वाद से मैंने स्टार्ट किया। तो मैं मेरे बारे में ज़्यादा बोलूँ इससे अच्छा है कि कल एक कार्यक्रम रखेंगे, आपके कोई भी प्रश्न हो, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी कॉर्नर, आई विल रिप्लाई फेस टू फेस। ये मेरी गारंटी है इस वास्ते क्योंकि मैंने 120 किताब लिखी है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसमें मेरा ईगो नहीं है, ये ईगो नहीं है। मैंने एक किताब कैसे लिखी वो भी बता देता हूँ कि पैसा कमाने के लिए पहली किताब लिखी मैंने 1931 में, अरे एट द एज ऑफ 31। फिर धीरे धीरे मैगज़ीन निकलता गया, आर्टिकल छपते गए, इसको करेक्ट करता गया, कई चीज़ मैं सीखता गया। जैसे हमारे कृष्ण अवतार जी हैं, बोला आज भी मैं ज्योतिष सीख रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये आदमी आपको कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान का जेम है। ऐसे जेम लोग भी कहते हैं कि मैं ज्योतिष सीख रहा हूँ, और मैं भी आज आपको कहता हूँ कि मैं भी ज्योतिष सीख रहा हूँ। और ज्योतिष सीखने से मैं कहाँ पहुँचा हूँ वो मैं आपको बता दूँ। अब मेरे गुरु ने बताया था कि भाई तू तारे मतलब सितारे के बारे में तो आप बहुत कुछ जान लिया है आपने, अब आप तारे लटकाने वाले के बारे में सोचो। अब मैं तारे लटकाने के वाले के बारे में सोच रहा हूँ। विश यू गुड लक, थैंक यू वेरी मच। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम में मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। आज का विषय है वैश्वीकरण के कारण शैक्षणिक अध्ययन के विषय के चयन एवं तदनुसार आजीविका आदि का निर्णय। यह विषय बहुत ही विचारणीय है, क्योंकि अगर जीवन में शिक्षा और आजीविका अगर सही हो तो सिर्फ उस जातक का ही नहीं, अपितु उस व्यक्ति के परिवार का, समाज का, देश का और दुनिया का की भी उन्नति होती है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है इसरो के वैज्ञानिक श्री P. वीर मुथुवैल, जो कि चंद्रयान 3 प्रोग्राम की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इनका जन्म 22 अक्टूबर 1976 को तमिलनाडु में हुआ था और उस दिन चंद्र कन्या राशि में था। हालांकि इनका जन्म समय तो ज्ञात नहीं है, परंतु सिर्फ इतना भी अगर विचार किया जाए कि कन्या राशि के जातक के लिए साइंस, इंजीनियरिंग और एस्ट्रोनॉमी एक बहुत ही सफल कैरियर है, तो श्री P. वीर मुथुवैल जी ने सही शिक्षा और उचित कैरियर का चुनाव कर न सिर्फ खुद को कामयाब बनाया, अपितु पूरे देश को चंद्रयान की सफलता से गौरवान्वित कराया। वैश्वीकरण के कारण व्यवसाय एवं शिक्षा के विषय में निरंतर वृद्धि होती जा रही है, जिसके कारण विषयों का चयन एक महत्वपूर्ण समस्या बन गई है। इस भ्रम का निवारण ज्योतिषीय मार्गदर्शन से संभव है। ग्रहों के शिक्षा संबंधी कारक तत्व एवं योगों के आधार पर जातक के लिए सही विषयों का चयन कराया जा सकता है। जैसे शनि विषय की गहराई को समझता है, बुध गणना का कारक है और चंद्रमा मन का कारक है। इसी प्रकार आजीविका के चुनाव के लिए जो ग्रह जन्म कुंडली में सबसे अधिक बलशाली हो और जिसके आधार पर आजीविका अपनाने के कार्य से निश्चित सफलता प्राप्त होती है। विदेश जाने या विदेश में सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक चंद्रमा होता है। यदि चंद्रमा 10वें भाव में हो या उसे देखे तो विदेश में आजीविका अवश्य मिलती है। वैश्वीकरण
से दुनिया पहले से कई अधिक जुड़ गई है और सूचना से सरोवर हो गई है। वैश्वीकरण के कारण शिक्षा के कई नए आयाम उपलब्ध हो गए हैं। पहले अध्ययन के लिए घर से बाहर पाठशाला तक जाना पड़ता था, पर अब इंटरनेट से घर बैठे ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि समय, भाग और हालातों के कारण जातक गलत आजीविका के क्षेत्र में चला गया है, तो आज वैश्वीकरण के युग में उसके पास नौकरी या व्यवसाय करते हुए अतिरिक्त पढ़ाई करने का विकल्प है। जैसे कि यदि जातक एक डॉक्टर है किंतु कुंडली के गिरोह की स्थिति के अनुसार उसके लिए मैनेजमेंट को चुनना बेहतर है, तो वो जातक हेल्थ केयर मैनेजमेंट में MBA करके अपनी आजीविका में बदलाव ला सकता है। प्रतियोगिता के इस दौर में निर्णय हो जाए कि हमारे लिए कौन सा क्षेत्र अच्छा है, तो शुरुआत से ही जातक उसी दिशा में प्रयास करके जीवन को सफल बना सकता है। जैसे अगर 10वीं कक्षा में या कॉलेज के पहले ही ज्योतिषीय परामर्श लिया जाए एवं यदि कुंडली में उच्च शिक्षा का योग है, तो शिक्षा और आजीविका दोनों के विषयों को ध्यान में रखते हुए जातक आज के वैश्वीकरण का लाभ लेकर ज्वाइंट या कंबाइंड डिग्री जैसे BTech के साथ MBA कर सकता है। शिक्षा में नए विषय और आजीविका में नए कार्य क्षेत्र से वैश्वीकरण की वजह से मैडम हेमलता जी क्षमा कीजिएगा, यहाँ अतिथि हमारे हैं, उनका हमको सुनना है, उन पे हम समय का बंधन नहीं लगा सकते। फिर भी मैंने मोहन भाई को इंटरप्ट किया, इतने बुजुर्ग आदमी उनको रोका कि मोहन भाई अपन कल कर लेंगे, उनको रोक के मैंने किया, इसलिए आप सब लोग क्षमा करें। मैं समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए केवल 3 सर्वप्रथम बैठे हुए विद्वानों को, मंच पर विराजमान विद्वानों को करबद्ध होकर नमन करता हूं, जिन्होंने अपने योग बल, तप बल, ज्ञान बल और अध्यात्म की शक्ति से आज ज्योतिष को यहाँ तक पहुँचाया है। मैं और आप हम सब लोग, इन सब की एक जिम्मेदारी अब बनती है कि इसको हम आगे ले जाएं। बहुत छोटे से समय में मैं अपनी बात कहना चाहूँगा प्रोफेशन से रिलेटेड। देखिए, पामिस्ट्री एक फैसिनेटिंग साइंस है और जब से इसमें फिंगरप्रिंट जुड़ गया है तब से ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। फिंगरप्रिंट मतलब ये हाथ में जो चक्र, शंख और सीप की आकृतियाँ हैं, ये इनका सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क की तरंगों से है। हमारे मस्तिष्क में कुछ विशेष पार्ट हैं, वो विशेष पार्ट में कुछ तरंगें चलती हैं और वो तरंगें नर्व के माध्यम से हमारे हाथ में आती हैं। इसलिए हमारा हाथ जो है वो मस्तिष्क का एक विजिबल पार्ट है। तो हमारे मस्तिष्क में जो चीज़ें हो रही हैं वो हम अपने हाथ से देख सकते हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें यहाँ से आ रही हैं वो ज़्यादातर चीज़ें जेनेटिक हैं और जेनेटिक होने के कारण ये हमारे स्वभाव को, यानी वो चीज़ जो बदल नहीं सकती, उसको ये बताती हैं। इसके साथ साथ स्वास्थ्य से संबंधित किसी संबंध में हम क्या निर्णय लेंगे, क्या हमारी सोच हो सकती है, ये बहुत सारी बातें उसमें आती हैं। लेकिन समय की कमी होने के कारण मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसके हाथ में 6 शंख, शंख यानी गोल आकृति, चक्र, जिसके हाथ में 6 चक्र हैं यानी गोल आकृति, तो आप समझिए कि वो व्यक्ति कुछ स्पेशल है। वो वहाँ पर इस दुनिया में किसी विशेष उद्देश्य से आया हुआ है और उसका स्कूल ऑफ थॉट है सर्विस, सर्विस टू सोसाइटी, सर्विस टू नेशन। किसी भी प्रकार की सर्विस देने के लिए वो यहाँ पर आया है। तो आप देखेंगे जिसके हाथ में 6 चक्र बने हुए हैं तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति विशेष है और वो कुछ विशेष करना चाहेगा ताकि वो समाज को कुछ दे सके। ऐसी स्थिति में जिनके हाथ में अगर चक्र की बहुतायत है तो ऐसे लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जाने पर ज़्यादा सक्सेस होते हैं। इसलिए अगर आप देखें कि अगर हाथ में आपके 6 चक्र बने हुए हैं और जिसमें अनिवार्य रूप से आपकी अनामिका में चक्र अगर बना हुआ है तो आपको शासकीय नौकरी मिलेगी, इसकी 80% संभावना बनती है। जिनके हाथ में चक्र है बस वो एक ही चीज आपसे चाहते हैं और वो चाहते हैं प्रशंसा।
अगर आप उनको रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो बस समझ लीजिए उनको उनका रेम्यूनरेशन मिल गया। उनको धन से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, रिकॉग्निशन से ज्यादा मतलब है। दूसरी कैटेगरी आती है शंख की, जो कि एक तरफ से खुला रहता है, पूरा गोल नहीं रहता, एक तरफ से खुला हुआ रहता है। तो ऐसे लोग काफी एडजस्टिंग होते हैं, ऐसे लोग काफी लविंग होते हैं, और इनकी जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है लव। अगर प्रेम इनके साथ में अगर इनको आपने प्रेम करना शुरू कर दिया, या फिर ये समझ गए उस प्रेम को, तो फिर आप इनसे कुछ भी करा सकते हैं, असंभव कारनामे भी आप इनसे करा सकते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो देश के लिए मर मिट जाएंगे अगर वो देश को प्रेम करते हैं। तो ऐसे लोगों से आप कुछ भी करा सकते हैं, उनकी क्षमता से भी ज्यादा करा सकते हैं, बस आपको प्रेम देना है उनको। तीसरी जो कैटेगरी होती है वो कैटेगरी होती है आर्च। एक होता है बड़ा आर्च और एक होता है छोटा आर्च। अगर बड़ा आर्च आपके पास में है, ऐसे अगर 2 या 3 ही अगर आपके हाथ में अगर आर्च हैं, तो आप समझिए कि आप बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, आपके पास बुद्धिमत्ता बहुत है। लेकिन नकारात्मक स्थिति यह है कि कई बार आप बड़ा नेगेटिव सोच लेते हैं, और अगर कोई सामने कोई बाधा आती है तो फिर आप पीछे हट जाते हैं। तो ऐसे लोगों में थोड़ी सी कंसिस्टेंसी की कमी होती है। लेकिन इनके लिए प्रोफेशन जो है, आर्किटेक्ट का जो प्रोफेशन है वो बहुत अच्छा है, उपन्यास राइटर हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और आखिरी कैटेगरी जो होती है वो होती है हल्की लहर। जैसे समुद्र में हल्की लहर होती है, ये सबसे शांत लोग होते हैं, सबसे सीधे लोग होते हैं, और ये लोग बिल्कुल शांत भाव से काम करना चाहते हैं। अगर आप जरा भी इनको डिस्टर्ब करेंगे तो ये हत्थे से उखड़ जाएंगे और फिर कुछ नहीं करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन या कोई व्यक्ति इनका कोई फायदा नहीं उठा पाएगा। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल शांति में काम करना चाहते हैं, जरा भी आपने डिस्टर्ब किया तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोग जो होते हैं, ये मैकेनिक हैं, ये मिस्त्री हैं, या इस प्रकार के जो लोग हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। मेरे पास में राव साहब आ गए हैं, बहुत कुछ बताने की इच्छा है, लेकिन थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यदि मिश्रा जी अनुमति देंगे और हमारे ऑर्गेनाइजर अनुमति देंगे तो कल मैं एक पैरेलल सेशन मिश्रा जी का भी रख दूंगा, जिसमें हस्तरेखा के बारे में जो लोग ज्ञान लेना चाहें वो ले सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ बड़ी मजबूरी है, मैं सबसे हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना कर रहा हूँ, साष्टांग क्षमा प्रार्थना कर रहा हूँ कि समय की मर्यादा बड़ी कमी है, हम ऑलरेडी बिहाइंड दी शेड्यूल चल रहे हैं। जैन साहब आप आ जाएं, चैतन्य साहब, अग्रवाल साहब, और जो है हम व्यतिक्रम कर रहे हैं, और थोड़ा सा उसको समय को जल्दी जितना आप समय का वो कर सकते हैं करें। 1 मिनट बीच में मैं समय लूँगी, 1 मिनट का सर। चाय तैयार है और अपनी सुविधा अनुसार बाहर जाकर आप चाय लेकर आ सकते हैं। सेशन कंप्लीट होके बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं रहेगा, बहुत छोटा सा ब्रेक देंगे, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया, हमको समय को पकड़ना रहेगा। तो बीच बीच में आप अपना सुविधा अनुसार चाय लेते रहेंगे। ऋषिकेश में माँ गंगा जी बह रही है, आप सब ने देखा है, वहाँ एक विशाल शिवलिंग की प्रतिमा है। उस विशाल शिवलिंग की प्रतिमा के ठीक नीचे एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग भी है। यदा कदा बहते हुए पुष्प उस शिवलिंग पर समर्पित होते हैं। एक दिन एक छोटा सा तिनका आकर उस शिवलिंग के ऊपर आके बैठ गया। मैं वो तिनका हूँ जो आप सब महान विद्वानों के बीच में अपने आप को पाकर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। माननीय मोहन भाई, ऋषि मुनियों की ये सहा, चाहे वो ऋषि शुक्ला हो, चाहे वो मुनि पांडे जी हो, या आप सब हो, पुलिस वाला आप अपना रोल करिए। अध्ययन और जॉब प्लेसमेंट, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अध्ययन, चूंकि मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं बच्चों को, बखूबी मैं उससे जानता हूं, और मैं ज्योतिष के बारे में बात न करते हुए ज्योतिष के एक एप्लीकेशन की बात करूंगा एम्प्लॉयमेंट के लिए। अभी जो हमारी बात चल रही थी, तो किसी विद्वान ने कहा कि हम ब्राह्मणों का किसी ने छीन लिया, या किसी ने कहा कि एक दूसरे में कंपटीशन बहुत हो गई। मैं जो बात बहुत सविनय आपके चरणों में समर्पित करता हूं, हम सब जो विप्रवर यहाँ है, जो ऋषि यहाँ है, आप सब ऋषि मुनि ही है, वरना ये ऋषि शुक्ला की कोई औकात नहीं थी कि वो आपको यहाँ बुला पाते। आप सब ऋषि मुनि हैं। तो हम सब अनकंपेयर्ड है इस विश्व में, इस भूमि पर जो आया है और आज इस कांग्रीगेशन में बैठा है, उसके पास
एक ऊंचाई है। मेरे हाथ में एक छोटी सी डिवाइस है जो ऊर्जा को, ऑरा को स्कैन करती है। सौभाग्य से जिस वैज्ञानिक ने एटॉमिक एनर्जी के प्रोफेसर डॉक्टर मूर्ति मेरे गुरुजी है, उन्होंने जिन्होंने इसकी इजाद की, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत डिवाइस जो 6 साल उन्होंने यूज की है, मुझे आशीर्वाद स्वरूप प्रदान की। ये वही डिवाइस है। 3 मिनट के समय में मैं आपको कोई मदारीगिरी नहीं दिखाऊंगा, जबकि मैं दिखा सकता हूं कि आप, अभी मेरे पास भाई साहब शुक्ला जी बैठे, श्रीवास्तव जी बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि क्या है, तो मैंने उनसे कहा कि आप बहुत मर्मज्ञ है, ज्योतिष के आचार्य है। अभी बहन जी मीना जी ने गुरुजी से पूछा कि टाइम करेक्शन कैसे करते हैं। आपका तो 64 से आपकी सेवा है, मेरा जन्म 64 का है। तो उतने ज्ञान के बाद भी जब गुरुजी ने भी सुबह कहा कि मैं तो विद्यार्थी हूं, ऐसी स्थिति में ये जो डिवाइस है, ये एक रामबाण इलाज दे सकती है। ये क्या है? डॉक्टर मूर्ति जो मेरे गुरु है इस विधा के, उन्होंने इसकी इजाद बहुत वर्षों के रिसर्च के बाद की है। मैं चाहूंगा डॉक्टर मीना जी आ जाए ताकि हम थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट कर सके। नहीं आएंगे? प्रदीप प्रभु आप आ जाइए। मेरे सहयोगी डॉक्टर पंडित प्रदीप आचार्य जी है। हम सिर्फ 1 मिनट लेंगे। बोलता वो सैंपल बॉक्स ले आई प्रभु, सैंपल बॉक्स लाइए। ये डिवाइस क्या करती है? ये डिवाइस क्या करती है? इसके अंदर एक सैंपल बॉक्स है। यहां पर एक कैविटी है जिसमें हम एक सैंपल डालते हैं, किसी चीज का सैंपल डालते हैं। इस सैंपल की जो वाइब्रेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशनल, बैठ जाइए आप, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी को ये डिवाइस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवफॉर्म जनरेट करके, जो समय और दूरी के पार है, यहां बैठ के हम चांद का भी देख सकते हैं, ये उसको सर्च करता है और उसकी उपलब्धता को, उसकी लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस को दर्शाता है। आप सब जानते हैं कि नवग्रहों के नवधान्य से रिश्ते हैं। गेहूं का रिश्ता किससे है? सूर्य से, हम सब जानते हैं। तो यहां पे सैंपल बॉक्स खोलो भैया, खोलो। उसमें सैंपल बॉक्स में से मुझे आप सूर्य का सन लिखा हुआ है, वो सैंपल, चलिए मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट फिर कभी कर सकता हूं। मान के चलिए कि ये सूर्य का सैंपल है, इसके अंदर खोल के आप निकाल लीजिए ना, गेहूं का सन लिखा है उस पर। तो अगर मैं सन वाला सैंपल इसमें लगाऊंगा, ये पॉजिटिव एनर्जी का सैंपल है। 1 सेकंड में मैं आपको दिखा देता हूं कि इस कक्ष की पॉजिटिव एनर्जी, खोलिए नहीं, दोनों सैंपल निकाल के मुझे दीजिए। कौन सा, सन का और किसका? सन के दोनों सैंपल। अभी मैं देखना चाहता हूं कि इस कक्ष में पॉजिटिव एनर्जी का लेवल कितना है। तो मैंने पॉजिटिव सैंपल लगाया हुआ है। ये जो सैंपल है, ये पॉजिटिव एनर्जी को स्कैन करने का सैंपल है। ये मोर देन 180 डिग्रीज है, यानी अभी पूरा नहीं है, 100% एनर्जी नहीं है इसका कमरे में अभी भी। अभी जो घटना छोटी सी हुई, इससे भी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। बुरा मत मानिए, मैं बालक हूँ, मैं पहले ही कहा, मैं तिनका हूँ जो श्रुति के लिंग पर चढ़ गया हूँ और अपने आप को बहुत बड़ा मानता हूँ। सब गुरु जी यहाँ बैठे हैं। तो ये जो एनर्जी अभी यहाँ पे पूरी नहीं है, दिस इज ऑलमोस्ट 60% ओनली। अभी अगर आप यहाँ पे यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, महामृत्युंजय का जाप करोगे तो ये तुरंत 100% हो जाएगी। अब हम ज्योतिष पे आते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप मुझे दे दीजिए। तो ये एक सैंपल बॉक्स है, इसमें गेहूं है। अगर मैं इसको यहाँ लगाता हूँ तो जादू नहीं है, सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस है। मूलतः मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, कंप्यूटर साइंस में काम करता हूँ, विश्वविद्यालय में कंप्यूटर पढ़ाता हूँ और भगवती की कृपा से मेरे 21 इंटरनेशनल पेटेंट्स भी है। तो वो विज्ञान जो है वो इसमें समाया हुआ है। अगर मैं यहाँ गेहूं का सैंपल रखता हूँ और आप में से कोई भी एक अननोन कुंडली जो मुझे नहीं पता, वो मैं इसके समय से जांचता हूँ, तो ये सूर्य भगवान की, सूर्य ग्रह की सारी स्थिति हमको पता है। बहुत बढ़िया। तो जो टाइम करेक्शन जो देवी जी ने अभी कहा, जो सौभाग्य से मेरी गुरुमा है डॉक्टर मीना जी, और उन्होंने जो कहा टाइम करेक्शन, इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, क्योंकि आपका सारा ज्ञान फेल हो जाएगा अगर टाइम सही नहीं था। और टाइम करेक्शन आप गुरु जी हैं, आप बता देंगे कि कितने लोगों से दावा कर सकते हैं कि हम टाइम करेक्शन जानते हैं। मैं तो नहीं जानता। तो ये विज्ञान, ये जो है सपोर्टिंग टूल की तरह काम कर सकता है। प्रदीप जी मेरे बहुत अच्छे सहयोगी है, थैंक यू वेरी मच। अब मैं 1 मिनट में अपनी बात पूर्ण करूंगा कि कैसे ये ज्ञान हमको ऐश्वर्य या रोजगार में मदद कर सकता है। चूंकि मैंने कहा मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, मैंने इस ज्ञान को
गूगल अर्थ से जोड़ा है गुरुजी, गूगल अर्थ। गूगल अर्थ में क्या है कि आप यहाँ बैठे हैं, अफ्रीका के किसी घर का अगर आपको उसका मैप चाहिए तो आप अपने इंटरनेट से तुरंत निकाल सकते हैं, वो तो दिया है गूगल ने। मैं उसको खोलता हूँ, उसका प्रिंट आउट लेता हूँ और उस वास्तु का सारा करेक्शन यहाँ बैठकर कर देता हूँ। एंड दिस इज नॉट टुडेज, 2001 में इस डिवाइस का जो पेटेंट है मेरे गुरुजी डॉक्टर मन्ने मूर्ति जी के नाम से है, और 2001 से अभी 21-22 साल हो गए वो छाए हुए हैं। मुझे आप में से किसी ने इस डिवाइस को यूज किया है कभी? किसी ने नहीं किया, कोई बात नहीं। आपने किया है? क्या नाम दीदी आपका? कैसा आया आपका रिजल्ट? वंडरफुल, शी इज ऑलरेडी यूजिंग इट। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे, और जो ज्ञान इस पे हो सकता है वो आपके पास जो ज्ञान है कुंडली का, आपके पास जो हस्तरेखा का है, वो भी इसी से हम कर सकते हैं। यहां बैठकर आप पूरे विश्व में कहीं पर भी कंसल्टेंसी दे सकते हैं। करोड़ों डॉलर्स उपलब्ध है, बिखरे हुए हैं। हमको सिर्फ एक, बस रुक जाओ, अग्रवाल साहब का भी कल एक सेशन अलग से नहीं, चूंकि ये ज्ञान जो है मुझे सबसे लेना है, तो कल इनको भी एक कमरे में बैठाऊंगा और वहाँ हम लोग इसको लाइव वो करेंगे। मैं क्षमा चाहता हूँ, शिक्षक हैं आप, हाँ, चूंकि समय ऑलरेडी। लक्ष्मी चंद यहाँ बैठे हुए सभी की विद्वत्ता को मैं प्रणाम करता हूँ, और बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम के लिए मैं आयोजन समिति को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ऊर्जा के साथ में आदरणीय ऋषि शुक्ला साहब जो हमारे बीच में हैं, और जो है वो बड़े शांत और तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं। तो तालियां बजा दीजिए आप उस टीम के नाम। और दो बात करूंगा, शिक्षा और व्यवसाय। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, योग सबने पढ़े हैं। एम सरस्वती का बीज मंत्र है, बच्चों को पढ़ाइए, एम मंत्र का जाप करिए, शिक्षा में उन्नति हो जाएगी। और रोजगार, गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या से पाई, ऐसे चौपाई का पाठ करे पढ़ते समय। और रोजगार पाने के लिए विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर बात नाम भरत सोई, और श्री मंत्र का जाप करें। तप बल से ही विधाता पृथ्वी को रचता है, पालन करता है और उसको संहार भी करता है। तो आपके सभी के तप बल को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय ज्योतिष। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सखा, मेरे भाई श्री लक्ष्मी चंद जी चौधरी। अब मैं अपने एक मित्र श्री अशोकानंद जी पटेरिया, जो एक प्रखर वक्ता हैं। आपने लोकसभा में बहुत सारे वक्ताओं को सुना होगा, लेकिन इस सभा में एक प्रखर वक्ता श्री अशोकानंद जी पटेरिया, प्लीज। हम क्या बोले, हमारी क्या औकात है। ये तो चने की झाड़ पे चढ़ा रहे हैं जबरदस्ती। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघते गिरी, यत कृपा तमहम बंदे परमानंद माधवम। उन्हीं की कृपा जिन पर हो जाए वही बोल सकते हैं, वरना किसी की क्या मजाल है कि उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी हिल जाए। देखिए, वैसे तो हमने सप्तम भाव पर पीएचडी की है। किसको कितना दाम्पत्य सुख मिलेगा, किसकी खटपट होती रहेगी, किसका वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा, ये हमारा मुख्यतः मूल विषय है, क्योंकि हमारी पीएचडी का टॉपिक है। अब वैश्विक ज्योतिष का वैश्विक स्तर पर प्रभाव, ये विषय हमें पता था तो हमने बहुत सारा महाभारत में खंगाला और महाभारत के बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण और लेख लिख करके 1-2 पेज में हम लाए थे श्लोकों के साथ में। लेकिन अब विषय बदल गया है। अब विषय हो गया है शिक्षा, और शिक्षा और रोजगार। तो शिक्षा और रोजगार की अगर अपन बात करें तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, टैलेंटेड नहीं होगा, तब तक वो व्यक्ति बहुत अच्छे से धन उपार्जन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए धन उपार्जन में शिक्षा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो जो भी उत्तम शिक्षा पाना चाहते हैं, जैसा इन्होंने कहा एम बीज मंत्र का, तो शिक्षा की देवी सरस्वती जी की साधना करें, और धन की देवी लक्ष्मी की साधना करें, जिससे व्यक्ति का रोजगार अच्छा चल सके और सरस्वती जी की साधना से ज्ञान प्राप्त हो सके। अब यदि ज्योतिष की बात करें तो यदि किसी का पंचम भाव स्ट्रांग है, नवम भाव स्ट्रांग है और लग्न स्ट्रांग है, तो व्यक्ति
बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेगा। सभी जानते हैं कि पंचम का भाव शिक्षा का भाव होता है। उपार्जित शिक्षा, जो व्यक्ति के अंदर टैलेंट है वो पंचम भाव दर्शाता है। जो डिग्री वाली शिक्षा है वो चतुर्थ भाव से देखी जाती है। पंचम भाव, पंचम से पंचम भाव नवम भाव, और नवम भाव से पंचम भाव लग्न भाव। लग्न में यदि शुभ ग्रह उपस्थित हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति सुमार्गगामी होगा, और यदि लग्न में क्रूर ग्रह स्थित हैं, राहु केतु शनि ग्रह स्थित हैं, तो निश्चित है व्यक्ति सुमार्गगामी नहीं हो सकता है, व्यक्ति कुमार्गगामी होगा। इसीलिए जिनके नाम से सम्मेलन हो रहा है, महर्षि पाराशर, उन्होंने बृहत पाराशर संहिता जैसे ग्रंथ में लिखा है, शुक्रो 10 सहस्त्राणी बुधो 10 शतानि चा लक्ष्मीकम तु दोषाणाम गुरुर्हंतो बपोहति। अर्थात जिसके केंद्र में बुध बैठता है उसके 1000 दोष नष्ट हो जाते हैं, जिसके केंद्र में शुक्र बैठता है उसके 10,000 दोष नष्ट हो जाते हैं। लक्ष्मीकम तु दोषाणाम, जिसकी कुंडली में 1,00,000 दोष भी बन रहे हों, और यदि गुरु केंद्र में बैठा हुआ है या लग्न में बैठा हुआ है तो उसके 1,00,000 दोष भी नष्ट हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये बात अति संयुक्ति है, परंतु हमने कल महाभारत 2 दिन से अध्ययन किया, और महाभारत में एक शब्द बार बार आया कि बृहस्पति ही ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति का पूर्ण रूप से लाभ कर सकता है, लालन पालन कर सकता है, ज्ञान को बढ़ा सकता है। और देखिए, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में जो योग बनते हैं उनका बहुत प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। यदि किसी की कुंडली में मंगल और चंद्र की युति है तो योग सहस्त्रावली में लिखा है, मानसागरी में भी आया है, और भी कई ग्रंथों में आया है, चंद्रभौम संयुक्तो लक्ष्मी नेव गच्छति, चंद्रभौम संयुक्तो जन्म काले यदा भवेत तस्य जातस्य गेहात लक्ष्मी नेव गच्छति। अर्थात जिसकी कुंडली में भी चंद्र मंगल की युति है वह जातक अपार लक्ष्मी को प्राप्त करता है। अब समय सीमा है, नहीं तो बहुत बहुत सारा मैटर है बोलने के लिए। अब आगे फिर कभी मौका मिलेगा तो बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अशोकानंद जी। मैं सत्रावसान की घोषणा करने से पहले बस एक लाइन बोलना चाहूँगा कि इस सत्र में मोहन भाई जैसे विद्वान ने अध्यक्षता की, और उन्होंने इतना सरल भाषा में